जी, सबसे पहले वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आई कुड ग्रुप का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा। देन हम नेक्स्ट आई कुड ग्रुप इंट्रोडक्शन के बाद वेबिनार को स्टार्ट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, हम ना आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? Okay, let's start the brief introduction of iCode Group. सबसे पहले iCode गुरु जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है, that belong to पाकिस्तान। एंड हम जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो शेयर लर्न एंड ग्रो, ताकि पाकिस्तानी यूथ को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर सके एंड इस काबिल बन सके कि वो दूसरे कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में या अपनी किसी भी अगर अपनी कंट्री में भी एम्प्लॉयबल या फिर इंटर्नशिप्स और जॉब्स जो है ना वो हासिल कर सके। अगर हम बात करते हैं iCode गुरु के मिशन की, तो वो है कि पहला फोकस इसका ये होता है कि पाकिस्तानी यूथ को एम्प्लॉयबल बनाया जाए, मतलब डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज उनको जो है वो प्रोवाइड की जाए। सेकंड थिंग जो है वो iCode गुरु ये करता है कि हमारे पास हमें हाईटेक स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिससे हम लोग जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में जैसे जाके बिग हाईटेक कंपनीज उसके कोडिंग इंटरव्यूज जो है क्लियर करके वहाँ पर जॉब जो है वो अचीव कर सकते हैं। थर्डली, हमें हर स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में भेजा जाता है, जहाँ पे हम इंटरनेशनल मेंटर्स और लोगों से मिलते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं आवर फोकस और हाउ वी वर्क, तो हमारे यहाँ पे 6 सेशंस पर डे होते हैं। 1 वीकली वेबिनार होता है जो कि सैटरडे वाले दिन होता है एंड 1 वीकली वर्कशॉप्स जो होती हैं वो अरेंज की जाती हैं। यहाँ पे डिफरेंट लीड कोड सेशंस दिए जाते हैं, फ्री IELTS एंड GRE कोर्सेज दिए जाते हैं। प्रोग्रामिंग एज iCode गुरु जो है यहाँ पर कोडिंग की तरफ मेन फोकस करता है। सो यहाँ पर हमें पाइथन, मशीन लर्निंग, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जैसी क्लासेस जो हैं सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं एंड सारे सेशंस यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड होते हैं। आप लोग ऑफिशियल फेसबुक पेज iCode गुरु के वहाँ पर देख सकते हैं। If I am talking about recent achievements of iCode Guru, then इसमें सबसे पहले आता है कि 200+ स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल किए हैं कंपटीशंस में, हैकाथॉन्स में, जो कि हमारे पास पहले पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं था। एंड सेकेंड थिंग, फुली फंडेड यहाँ पे ग्रेजुएट एडमिशंस मिलते हैं, या फिर हम लोग जो है वो इस पे भी फोकस करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमारे दूसरे ममालिक में जा चुके हैं। यहाँ पे लोकल इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स जो है हमें प्रोवाइड की जाती हैं। और CS50 पजल कंपटीशन हुआ था जिसमें iCode गुरु की टीम जो थी वो हाईएस्ट थी। और हम हर महीने 2 इंटरनेशनल हैकाथॉन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। 7 मेंटर्स जो है वो यहाँ iCode गुरु से सेलेक्ट हो चुके हैं कोडिंग प्लेस स्टैनफोर्ड के लिए। एंड 301 स्टूडेंट्स जो iCode गुरु से गूगल कोड जैम कंपटीशन हुआ था 2023 में, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रिसेंटली यहाँ पे मेटा फेसबुक एडिशन जो है वो चाहा है, उसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट किया है।
और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी इस पे अगर हमारे इस स्लैक चैनल पे जो है वो नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं बाय आवर वेबसाइट। एंड अगर कोई लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो फेसबुक से भी जो है वो हमें देख सकते हैं। NLP and AI, LLM, OpenAI and ChatGPT। आज के गेस्ट स्पीकर हैं सर शोएब वहीद। He is a electrical engineer and a machine learning engineer. At मैम आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। कुड यू काइंडली रिपीट द इंट्रोडक्शन? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम सब ठीक ठाक। जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। जी तो आजकल आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज द एडमिशन सीजन इन द यूएस फॉर फॉल 2024। तो जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, जो ग्रांट्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को, वो नॉर्मली आजकल प्रोफेसर इंटरव्यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा आजकल जो है एडमिशन कमेटीज रिव्यू कर रही हैं। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सेप्टेंसेस है वो जल्द ही ईमेल आना शुरू हो जाएंगे। तो आप में से जो साथी अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम टू अप्लाई फॉर। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसको सीरियस लिया जाए। तो अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज कि पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी ने लेट्स सपोज फंडिंग देनी है किसी को, और उन्होंने अनाउंस किया तो उसमें पाकिस्तानी एप्लीकेशन है काफ़ी सारी, फ्यू हंड्रेड्स, और उसमें कुछ एप्लीकेशन श्रीलंका से हैं, कुछ मालदीव से हैं, कुछ रवांडा से हैं, सूडान से हैं, कोई एक आधी एप्लीकेशन। तो अगर सूडान के जो बंदा पहले तो ऑब्वियसली उसे डिसएडवांटेज होगा कि वो ऐसी कंट्री से है जिसकी टेक्निकली रिप्यूट स्ट्रांग नहीं, और अगर ऊपर से सीवी भी बिल्कुल ऐसा ही हो कि मैंने सूडान में ये काम किया, मैंने सूडान में ये काम किया, मैंने सूडान में ये काम किया, तो ऑब्वियसली दूसरे इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं कि अगर आप सिलेक्शन कमेटी में तो आप भी उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे वेरीफाई करने में कि ये बंदा टेक्निकली एक्चुअली कितना अच्छा है। तो उससे तो बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है, लेकिन यही रिप्यूट यहाँ यूएस में पाकिस्तान की है। तो अगर आपका सारा सीवी ही पाकिस्तानी है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में जाएं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जाएं, अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंटरनेशनली लें। तो देन ऑब्वियसली देयर इज सम चांस, और इस स्ट्रेटजी के थ्रू हमें काफ़ी सारा फ़ायदा भी हो रहा है। तो हमारे साथ सैयद फसी हैं। सैयद फसी कुछ शेयर करेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, आजकल अप्लाई कर रहे हैं?
Yes sir, thank you so much for giving me the opportunity to share. मैं आजकल जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर, और कुछ प्रोफेसर से अच्छा रिस्पांस आ भी रहा है, कुछ से नहीं भी आ रहा। कुछ ईमेल्स भी जो है वो इग्नोर कर देता है। सो ये पूरा प्रोसीजर चल ही रहा है। दुआ करें सर कुछ अच्छा हो जाए। जबरदस्त। इस बारे में किसी को क्वेश्चन? किसी की कोई फीडबैक? दिस इज द टाइम टू आस्क। कि जो लोग अप्लाई नहीं कर रहे वो क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, उनको क्या कोई रिजर्वेशन? अच्छे से सर, मेरा ये सवाल है कि भाई फॉर एग्जांपल अभी अगर आपने कोई हैकाथॉन नहीं किया और इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपका वो नहीं बना हुआ, फिर इट्स बेटर टू वेट फॉर नेक्स्ट ईयर टू अप्लाई। आपका ये कहने का मकसद है? नहीं, अप्लाई कर, बेशक ईमेल भेजने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ईमेल बेशक भेज दे, लेकिन विद एवरी पासिंग डे योर प्रोफाइल शुड बी बेटर देन द प्रीवियस डे, राइट? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ लिमिटेशन फॉर मी एंड आई नीड टू इम्प्रूव ऑन इट, राइट? या अगर आपको कर रहा है कि नहीं मैं पहले अपने प्रोफाइल पे काम करता हूँ बिकॉज देयर इज लिटरली जीरो ऑन इट एंड आई विल टेक इट सीरियस नेक्स्ट, तो नेक्स्ट समर में फिर आपने जुलाई में एप्लीकेशन सेंड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे इस साल स्टूडेंट्स को जी आई थिंक इन माय केस तो फिर यही होगा ना कल। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum everyone. Sir Sohaib bhai is with us. He has spared some time, so I think ये discussion हम webinar के end में ले सकते हैं। तो I think we can start the webinar first. Yep. So welcome Sohaib. तो मैं सर शोएब भाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं और डॉक्टर जफर यहाँ पर बे एरिया में होते हैं, और हम ये आईकोड गुरु को रन कर रहे हैं। तो शोएब भाई इज माय क्लास फेलो, इट्स एन ओल्ड क्लास फेलो, एन ओल्ड फ्रेंड हु इज वेरी काइंड। इन्होंने आज हमें टाइम दिया। ही इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यूटी टेक्सास इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, बट एंड देन ही डिड हिज मास्टर्स एंड देन he started working in Qualcomm as an electrical engineer, but then because of his motivation, later in the life he did a master's again in ML and AI. वो थोड़ा इसके बारे में डिटेल से खुद बताएंगे, but it's tough, right? जब जो हम कहते हैं ना कि जिंदगी आपको चांसेस भी देती है, आपने वो चांसेस अवेल भी करने होते हैं, and it can be at different stages of life. मतलब कई दफा लोग हमें कहते हैं कि हमने मास्टर्स करना है और अभी शायद हमारी एज 30 हो गई है, but Sir Shoaib Wahid is my class fellow and he has done masters few years ago with family, with everyone else, with a proper job, right? एक proper job जो हम जहाँ पर job आपको they allow you to do masters, लेकिन आपका workload कम नहीं करती. You have to manage everything with your job. So he is really a motivation for all of us. तो वो आज हमसे बात करेंगे. तो thank you. आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके जी आपकी आवाज आ रही है. थैंक यू। शुक्रिया रिजवान। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम शोएब वहीद है और 15 साल से मैंने कॉलकॉम में काम किया है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पिछले 8 साल से मैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली मास्टर्स किया है जॉर्जिया टेक से, क्योंकि आजकल सारी काम ऑनलाइन होते हैं, तो ये डिग्री भी मैंने ऑनलाइन की है। एनरोलमेंट के लिए वैसे मैंने देखा है पाकिस्तान में नस्ट के काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जॉर्जिया टेक से डिग्री की है, तो इवन आप भी पाकिस्तान से भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, जॉर्जिया टेक का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, और आप मास्टर्स कर सकते हैं। वैसे भी ऑनलाइन आजकल एजुकेशन जो है ना वो काफ़ी कॉमन हो गई है। बाज़ ये देखा गया है कि यूनिवर्सिटियों का जो करिकुलम है वो पीछे रह गया है, वो बैकवर्ड है, वो अप टू डेट चीज़ें नहीं पढ़ाते। एआई और मशीन लर्निंग की जो फील्ड है बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, और आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का आप लोगों को पता होगा, और चैट जीपीटी और जेन एआई इसका दौर है।
जो डाटा साइंस और डाटा इंजीनियरिंग और ये जो फील्ड्स हैं ये बेसिकली सपोर्ट करती हैं जेन एआई को। तो ये फील्ड नहीं है, इसमें लोग कम हैं और इसमें अपॉर्चुनिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है ग्रोथ की। तो अगर आप लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं और ऐसी फील्ड जहाँ पे कम लोग हैं तो ये एरिया है जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है आज इसके बारे में है कि आपको मैं बताऊंगा कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ओपन एआई ये क्या चीज़ है और इसको आप किस तरह सीख सकते हैं और इसमें क्या कुछ हो चुका है अभी। तो मैं अपनी ये डेस्कटॉप शेयर करता हूँ। So can you see my screen? Yes sir, we can. Okay. सो तरीकाकार ये है कि पहले मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, फिर आपका जो क्वेश्चन है आप उसके एंड में उसके बारे में पूछिएगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं। तो लेट मी फिनिश द प्रेजेंटेशन देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सो बेसिकली जनरेटिव एआई एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, जिसमें जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं जो जैसे किसी टीचर से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसी तरह आप इस जनरेटिव एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको ऐसा रिस्पांस देता है जो कि लाइक ए ह्यूमन है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आर्ट्स के अंदर एप्लीकेशन है, डिज़ाइन के अंदर, म्यूज़िक, राइटिंग और बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जो जनरेटिव एआई की वजह से जो हैं वो बहुत सारी जॉब्स जो हैं अमेरिका में और बाकी कंट्रीज़ में भी जो है ना वो ख़त्म हो रही हैं और जनरेटिव एआई से रिप्लेस हो रही हैं। जैसे कस्टमर सर्विस का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप कॉल करते हैं कस्टमर सर्विस को और वो कोई इशू होता है आप उसको बताते हैं, तो वो बंदा जो है ना वो आपका डेटाबेस चेक करके और आपको रिस्पांस देता है। ये सारा जो काम है आज अब जनरेटिव एआई से रिप्लेस हो रहा है, जिसके अंदर एनएलपी आता है। एनएलपी जो है ये स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये होता है कि जो आपकी जो टेक्स्ट है आपका, जो इंग्लिश का है या उर्दू का है या अरबी का है, किसी भी ज़बान की लैंग्वेज का टेक्स्ट है, उसको वो अंडरस्टैंड करता है और उसके बेस पे वो अंडरस्टैंड करने के बाद उसके बेस पे वो आपको जवाब देता है। तो ये बेसिकली जनरेटिव एआई इज़ बेस्ड ऑन एनएलपी राइट नाउ, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कंप्यूटर विजन और दूसरी जगहों पे भी जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जनरेटिव एआई क्या है? ये बेसिकली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं जो एक बहुत बड़े डाटा सेट पे रन किए हुए हैं। जो डाटा सेट है वो हमने इंटरनेट से लिया हुआ है, जिसमें विकिपीडिया है, जिसमें और बहुत सारे डाटा सेट्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो आपके रिकॉर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर या और दूसरी ज़बानों के अंदर। राइट नाउ ज़्यादातर ये इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ज़बान के अंदर सेंटेंसेस हैं, जिसमें डायलॉग्स हो सकते हैं, जिसमें कोई आर्टिकल हो सकता है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो इन बड़े बड़े जो आर्टिकल्स हैं, बड़े बड़े मे बी 30-30 हज़ार पेजेस के, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई लॉ है, कोई मेडिकल का डॉक्यूमेंट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये जो जनरेटिव एआई है, एलएलएम है, ये उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद इससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो ये बहुत ही जल्दी जो है ऐसा एल्गोरिथम है जो बहुत जल्दी ट्रेन हो जाता है और आप उसके बेस पे आपको जो क्वेश्चन है या जो आपने उससे डायलॉग करना है आप उसके साथ कर सकते हैं। इसके पीछे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व हैं। मशीन लर्निंग आपको पता है एक टेक्निक है जिसके अंदर आप इनपुट देते हैं उसको एल्गोरिथम को और वो आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। इसमें दो टाइप मशीन लर्निंग होती हैं, एक रिग्रेशन होती है और एक क्लासिफिकेशन होती है। रिग्रेशन जो मॉडल है वो आपको कंटिन्यूअस कोई वैल्यू होती है उसको प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, सिटी का टेम्परेचर है या दिन का टेम्परेचर है, वो किस तरह वेरी करेगा एज टाइम के हिसाब से। तो ये कंटिन्यूअस वैल्यू है, इसको हम रिग्रेशन टास्क कहते हैं। दूसरा जो है टास्क वो क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन ये होती है आपके पास डाटा है, आपने उसको क्लासिफाई करना है, क्या ये फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल्स हैं, क्या ईमेल्स में कौन सी कैटेगरी के ईमेल जो हैं वो आपसे रेलिवेंट है, कौन सी जंक ईमेल है। फॉर इसी तरह जो ट्रांजैक्शन होती हैं बैंक्स के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी फ्रॉड है, कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट लीगल ट्रांजैक्शन है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसी तरह डिजीजेस के अंदर कौन सी जो डिजीज जो पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसके बाद पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं इसको किस किस्म की डिजीज है।
ये सारी प्रॉब्लम्स क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। तो मशीन लर्निंग के अंदर 3 टाइप की मशीन लर्निंग होती हैं। एक को हम सुपरवाइज कहते हैं, दूसरी को हम अनसुपरवाइज कहते हैं और तीसरी को रीइंफोर्स्ड लर्निंग कहते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में हमें पता होता है कि आउटपुट लेवल क्या है। आउटपुट लेवल का मतलब है कि जो आउटपुट जो आप देखना चाह रहे हैं वो क्या है, वो हमें पता है। जैसे टेम्परेचर की एग्जांपल में हमें पता था कि टेम्परेचर को हमने डिटरमिन करना है। अनसुपरवाइज में हमें नहीं पता होता कि हमने क्या चीज़ डिटरमिन करनी है। तो वो एल्गोरिथम क्या करता है, वो जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको क्लस्टर कर देता है और इस तरह आप डिटरमिन कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में किस किस किस्म के इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा सेट है लोगों का और आपको नहीं पता कि इसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं या इसमें कितने लोग जो हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको नहीं पता, या कितनी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। तो आप अनसुपरवाइज लर्निंग यूज करके आप उसको क्लस्टर करते हैं डाटा को कि ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है इस तरह के हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल इस तरह के हैं। तो बेस्ड ऑन उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हम उनको कहते हैं, उसके बेस पे आप ये फैसला कर सकते हैं। तीसरी जो मशीन लर्निंग की टेक्निक है उसको रीइंफोर्स्ड लर्निंग कहते हैं। उसमें ये होता है, ये जो रीइंफोर्स्ड लर्निंग टेक्निक है ज़्यादा रोबोटिक्स में यूज़ होती है कि जो एजेंट हम कहते हैं, एजेंट जो है ना एक एनवायरनमेंट होती है। एनवायरनमेंट आप समझ लें कि कोई भी चेस बोर्ड है, जैसे चेस बोर्ड एक एनवायरनमेंट है कि आपने कौन से प्यादा मूव करना है या कौन सी शतरंज का कोई मूव करेंगे, पीस उसको मूव करेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा एनवायरनमेंट के अंदर। तो एजेंट जो है ना वो ये मुख्तलिफ एक्शन लेता है, लाइक कभी किसी चीज़ को मूव करता है और फिर वो लर्न करता है उस प्रोसेस से। इसको हम रीइंफोर्स लर्निंग कहते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ में हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में इसके एल्गोरिथम यूज़ होते हैं रीइंफोर्स लर्निंग के, और बोर्ड गेम्स के अंदर, और अब आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल में भी रीइंफोर्स लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक यूज़ हो रही है। तो क्या अब ये जो LLM है ये इन सब का अगला स्टेप आ गया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि बिलियंस ऑफ पैरामीटर पर ट्रेन हुआ है। बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स का मतलब बहुत बड़ा मॉडल है जिसको लोगों ने इंटरनेट से डाटा लेके उसको ट्रेन किया हुआ है। अब डाटा क्या है, डाटा इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। जैसे आपने नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम एट द बीच, और आगे आपने उसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो प्रिडिक्ट करना है। या आई एम स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, व्हाट शुड आई बी डूइंग नेक्स्ट, उसके बाद जो अगला उसका वो आएगा फ्रेज, वो आपने प्रिडिक्ट करना है। तो ये सारे जो प्रिडिक्शन है ये जेन AI में आते हैं। व्हाट यू हैव टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट थिंग दैट्स गोना कम। इसके जैसे मैंने बताया राइटिंग के अंदर, म्यूजिक के अंदर, डिजाइन के अंदर, आर्ट्स के अंदर इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। और ये सारे लोग जो ये काम आज कर रहे हैं, फोटोग्राफी का, आर्ट्स का, राइटर का, म्यूजिक का, ये सारा जो है जेन AI से बहुत जल्दी रिप्लेस होने वाला है। तो या तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, ताकि अभी इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को मार्केट के अंदर मार्केटेबल बनाएं। तो ये टेक्नोलॉजी, इसका ये भी फायदा है कि इसमें आप बहुत सारे काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो लेट्स मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको मालूम होगा ये 4 जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं ये आजकल बहुत कॉमन है, जिसमें चैट GPT आपको मोस्ट ऑफ द पीपल आपको पता होगा। इसके अलावा क्लॉडी भी है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लामा जो है ये फेसबुक का है, ये भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और गूगल का बार्ट है। लेकिन जो पॉपुलर आजकल है वो चैट GPT है, जिसके अंदर ना सिर्फ आप कोड लिख सकते हैं, आप कोड के अलावा आर्टिकल लिख सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक लेट्स सपोज आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हाउ विल आई स्टार्ट ए बिजनेस, या कौन सा बिजनेस जो है वो मुझे बिजनेस आइडिया दो, वो आपको बताएगा, या आप उसको लिख सकते हैं आई वांट टू राइट ए प्रोग्राम इन C++ ऑन सम लाइक फिबोनाची नंबर का। अगर कोई आपने कोड इसे लिखाना है तो आप उसको लिखेंगे तो आपको C++ का कोड लिख देगा। इसके अलावा आप उसको C++ का कोड दें और उसको कहें कि कैन यू कन्वर्ट दिस कोड इनटू पाइथन, वो पाइथन में कन्वर्ट कर देगा। आप उसको कोड दें और उसको कहें कि कैन यू टेल मी कि इसमें मिस्टेक्स क्या हैं, तो आपको उसकी मिस्टेक्स बना देगा। या आपको उसको कोड दें और उसको कहें कि कैन यू राइट द टेस्ट प्रोग्राम फॉर इट, तो उसको टेस्ट प्रोग्राम बना देगा। तो आजकल चैट GPT जो है वो बहुत एफिशिएंट और बहुत ही रनिंग कोड आपको लिख के दे रहा है। जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ पे अमेरिका में, उन्होंने इसका यूज़ बैन कर दिया है अपनी कंपनीज में। एम्प्लॉय ये यूज़ नहीं कर सकते
उसकी वजह यह है कि जब आप इंफॉर्मेशन इस चैट जीपीटी को देते हैं तो वो उससे डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं ये ओपन एआई वाले, तो उसके बेस पे कुछ कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है ना वो उनको चली जाती है, और वो उस पर कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम रन करके सीख सकते हैं कि आप क्या बना रहे हैं, आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये एक टेक्नोलॉजी है। अब चैट जीपीटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 में अनेबल कर दी गई है। तो अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप उसको लिखते हैं कि कैन यू डिजाइन ए प्रेजेंटेशन ऑन एबीसी ऑन टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो आपको आपको उसको फिर लगे मुझे इतनी स्लाइड्स चाहिए तो वो आपको उतनी स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बना देगा। तो ये ओपन एआई ये फ्री है। इसका एक 3.5 जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका फ्री वर्जन है। 4 वर्जन जो है ना ये $20 का है, लेकिन आप फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। आप अपने ऐप्स के अंदर भी इसको कॉल कर सकते हैं चाहे एपीआईज के थ्रू, लेकिन एपीआईज के थ्रू कॉल करने आप सेट कर सकते हैं कि लिमिट्स कितनी है, लाइक $5 आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि इससे ऊपर ना जाए। तो इसका जो बिलिंग का तरीकाकार ये है कि जितने आप सेंटेंसेस इसको भेजते हैं वो हम उनको टोकन्स कहते हैं, तो जितने वो टोकन्स कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से बिल जनरेट होता है। जो क्लॉडी है ये जो है ये फ्री है। आप इसके अंदर भी यही काम कर सकते हैं जो चैट जीपीटी में कर सकते हैं। और लामा का ये है कि ये दोनों जो सर्विसेज हैं ये क्लाउड पे रन होती हैं, यानी कि आपका जो डाटा है क्लाउड पे जाता है और रन होती है। जो लामा का है ये कि आप स्टैंड अलोन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर भी इन्होंने इस तरह की ऑप्शन दे दी हैं लामा की कि आप उसके साथ चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ एप्लीकेशंस, जैसे ये लोगों ने बनाई हैं, ये सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, ये न्यू स्टार्टअप से आप कह लें, ये न्यू आइडियाज़ हैं। ये जो आप इन दो के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं और वो से आपको म्यूजिक जनरेट कर देता है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये जो पहला वाला है तो इसके अंदर आप प्रॉम्प्ट्स, ये जो चीज़ें हम लिखते हैं इनको हम प्रॉम्प्ट्स कहते हैं कि हमने किस किस्म का चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने सुबह लिखा था क्रिएट मी ए सॉन्ग इन उर्दू फॉर पाकिस्तानी ड्रामा, ठीक है ना। उसके बाद आप जनरेट टैग करते हैं तो ये बेसिकली उसको आपके प्रॉम्प्ट के बेस के ऊपर आपको म्यूजिक बना देगा। तो और ये बड़े अच्छे इससे म्यूजिक बनाया। अगर मैं इसको प्ले करूं तो प्रॉम्प्ट के बेस के ऊपर इट कैन जनरेट द म्यूजिक फॉर यू। तो अगर आप इसके अंदर नीचे भी जाके देखें तो इन लोगों ने काफ़ी काम किया हुआ है। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किस किस्म का म्यूजिक चाहिए, तो बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन ये जो है ना ये सिस्टम आपका वो म्यूजिक बना रहा है। इसी तरह ये एक और एआई के बेस पे है। ये बेसिकली इसी तरह आपको प्रॉम्प्ट्स देते हैं और इनकी सब्सक्रिप्शन प्राइसेस अराउंड $20 है। तो बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट्स ये आपको म्यूजिक जनरेट कर देगा। फिर एक और ये एप्लीकेशन है ये एआई और मशीन लर्निंग की, जिसमें आप कैनवस ड्रॉ, ये एनवीडिया की है प्लेटफॉर्म, जिसमें आप कैनवस ड्रॉ करते हैं एंड इट ड्रॉज ए पेंटिंग आउट ऑफ इट। आप देखें ये बंदे ने एक बड़ा जेनेरिक सा कैनवस ड्रॉ किया हुआ है और आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसने पेंटिंग इसमें से एक्सट्रैक्ट की हुई है। सो ये सारी एप्लीकेशन मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की। तो इमेजिन कि एक आर्टिस्ट जो है वो कितनी वो लाइक क्रिएटिविटी से कोई आर्ट पीस बनाता है। आजकल ये काम जो है कैनवस के थ्रू विद इन सेकेंड्स आप मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको इस मीटिंग के बाद एक्सेसिबल होगी, तो आप इसको जाके खुद ट्राई कर सकते हैं। ये तीसरा जो टूल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी टेक्स्ट से वीडियो बना रहा है। इसके अंदर भी ये प्रॉम्प्ट्स आप उसको देते हैं मुख्तलिफ कि आपने किस किस्म की वीडियो चाहिए आपको, और अल्टीमेटली ये आपके लिए वो वीडियो बना देते हैं। ये देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ तो यू कैन सी हाउ इट बेसिकली लर्न्स फ्रॉम योर प्रॉम्प्ट और उसके बेस पे आपको वो वीडियो बना के दे रहा है। तो नाउ अगर आपकी कोई आपका बिजनेस है या कोई एनिमेशन की इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में, सो जस्ट इमेजिन कि आप प्रॉम्प्ट्स के बेस के ऊपर कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनिमेशन या फिल्म या इंडस्ट्री के बारे में आपको नहीं पता, इट्स ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू कि आप इसको यूज करके और
कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जो नौकरियां हैं इन टूल्स की वजह से वो ख़त्म होने वाली हैं और नई नौकरियां जो हैं वो बनने वाली हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बंदा जो है अप टू डेट और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना उसको सीख के उसके अंदर कदम रखे, ताकि उसकी डिमांड बढ़े और उसकी मार्केट जो है ना वो ज़्यादा हो। ये एक और एग्जांपल है, इसके अंदर इस बंदे ने 4 इमेजेस लिए हैं और उसके इस मुख्तलिफ एंगल से, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसकी 3D व्यू बना देता है। अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये इसने रैंडमली, आप देख रहे हैं कितने ये रैंडमली इसने दिया है इसकी तस्वीरें। और अब देखें ये इसने परफेक्टली उसको स्मूथ किया है, ना सिर्फ स्मूथ किया है और इसके अलावा इसको बिल्कुल 3D इसका व्यू बनाया है। तो जस्ट इमेजिन कि जो मीडिया इंडस्ट्री है वो कितनी, इस सिर्फ एक टूल की वजह से उसमें कितना डिस्ट्रप्शन हो सकता है। नाउ ये एक और बड़ा मशहूर आजकल कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई आप उसको टेक्स्ट दें, कोई भी टेक्स्ट दें और जो कैरेक्टर है वो आपको पढ़ के सुनाए। तो ये एक कंपनी है जो ये काम कर रही है। अब इसमें न्यूज़ कास्टर हैं या फिर कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कोई कुछ भी करना है, आपने यूट्यूब की वीडियो बनानी है, कोई भी डॉक्यूमेंट की वीडियो बनानी है, कोई चैनल आपने खोलना है, तो आप इसको यूज़ करके यहाँ से आप कैरेक्टर्स चूज करें जो जिससे भी आपने आवाज जो वॉइस वगैरह है आप यहाँ से सिलेक्ट करें, and then you can generate a video. So in click of in very quick time, like within half an hour you can generate an entire YouTube video. और इसमें क्लासरूम्स के अंदर न्यूज़ एंकर्स, प्रेजेंटेशन, यूट्यूब, बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो इसकी वजह से इसको यूज़ करके आप बना सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ को पायलट्स एक ऐसा फिनोमिना है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप जो हैं आपका ये एज ए को पायलट बन जाता है। ये आपको कोडिंग खुद से 100% नहीं करनी होती, आपको ये को पायलट जो है ना आपको डायरेक्ट करता है और इट हेल्प्स यू इन द क्रिएशन ऑफ एनीथिंग। जैसे गोस्ट राइडर जो है ये को पायलट है। अगर मेरे पास हो मैं आपको इसमें दिखाऊं या हियर, सॉरी ये मेरे पास पता नहीं ओपन नहीं है इस वक्त। हाँ या एनीवे, सो ये को पायलट जो है ना, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जाएं ना, पावर पॉइंट खोलें तो उसमें आप को पायलट लिखें तो को पायलट जो है ना, अगर आपके पास इसकी सब्सक्रिप्शन है ना तो को पायलट आपके साथ एक विंडो आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, आप उसमें प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दी कि राइट मी अ स्टोरी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसने ये गोस्ट राइडर जो है इसने ये मुझे पूरी स्टोरी लिख दी है। तो आप इस स्टोरी को लेके बाकी टूल्स यूज करके एक वीडियो बना सकते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन आजकल बहुत आसान हो गए। को पायलट जो है ना सिर्फ आपकी इसमें हेल्प करते हैं और आपको कोडिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, आप उसको लिखें आई वांट टू डू दिस प्रॉम्प्ट्स में, और वो आपको उसको कोड लिख देगा। और अगर आप उसके कोड के अंदर कहीं डिबग भी कर रहे हैं तो आप उसको एंगेज करके इनकी हेल्प से आप अपना कोड को एफिशिएंटली डिबग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हगिंग फेस के बारे में। हगिंग फेस एक कंपनी है जिसके अंदर बेशुमार मॉडल्स मौजूद हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ने इनको लाइक इनके अंदर मॉडल्स अपने जनरेट किए हुए हैं। ये मॉडल्स फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है और आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, या फिर आपने कोई टेक्स्ट है उसकी समरी जनरेट करनी है, या टेक्स्ट है आपने उसकी सेंटिमेंटल एनालिसिस जनरेट करनी है, लाइक कस्टमर के रिव्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, आप जानना चाह रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव रिव्यूज हैं, नेगेटिव रिव्यूज हैं, तो वो सारा काम जो है ना इस हगिंग फेस में हो रहा है। ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मॉडल्स का पेज है। इसके अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जैसे इमेज टू टेक्स्ट टू इमेज, आप इसको टेक्स्ट दें या आपको इमेज जनरेट कर देगा। इमेज टू टेक्स्ट, इमेज आपको दें उसको वो बता देगा कि इमेज में क्या हो रहा है, yet so on. So you can see there are so many models जो already available हैं। text to speech, speech to text,
तो आप इन ओपन सोर्स मॉडल को यूज करके बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। हगिंग फेस जो है ये कंपनी 2017 में बनी थी, इस वक्त ये $4 बिलियन की कंपनी हो गई है। और मैंने देखा बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अपने स्पेसेस बनाए हुए हैं और यहाँ पे मॉडल भी लोड किए हुए हैं, जिसमें लाइक इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है या फिर मुख्तलिफ किस्म के मॉडल। मैंने एक देखा था मॉडल जो कि इंग्लिश टू उर्दू था, किसी ने पाकिस्तान से बना के यहाँ लोड किया होता है। इसी तरह टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन है, आप इसको एक कोई टेक्स्ट लिखें और वो आपको उसको बताएं कि मैंने इस एक जुमला लिखे हैं और उसको कहें कि मेरे पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन में आता है। जो चैट जीपीटी और ये भी यही काम करते हैं, आप उसको एक जुमला लिखें और उसको कहें कि कैन यू डिजाइन मी लाइक 10 पेजेस ऑफ इट, या फिर उसको आप लिखें, अपनी रिज्यूमे दें, अपनी सीवी दें और उसको कहें कैन यू पॉलिश इट, वो आपको उसको पॉलिश करके बताएगा। या आप अपनी सीवी उसको दें और साथ में उसको दें कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो कैन यू अलाइन माय रिज्यूमे विद दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो आपकी रिज्यूमे उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो है ना अलाइन कर देगा। तो इसके अलावा आप चैट जीपीटी को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप समझे कि उसमें उसको आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आइडिया हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हगिंग फेस के अंदर जो है ना ये फ्री का स्टफ है, यानी कि फ्री में पड़े हुए हैं मॉडल जो आपने, और इसे मेथड भी लिखे हुए हैं कि आपने उनको कैसे कॉल करना है, उनको कैसे कॉल करके उसके अपने ऐप में कैसे डाल सकते हैं उनको। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसकी चाहिए तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा मवाद आपको मिलेगा कि किस तरह हगिंग फेस का कोई भी मॉडल यूज़ करके एक बंदे ने ऐप बनाई है एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट ये आपको शायद मालूम हो, ये मिड जर्नी और ओपन एआई के डेली 2 है। ये इसमें आप इसको प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं और ये उसके बेस पे आपको इमेज जनरेट कर देता है। तो आप इसको कोई भी प्रॉम्प्ट लिखें, फॉर एग्जांपल कि मशीन लर्निंग के ऊपर मुझे कोई पोस्टर बनाना है या मुझे कोई इमेज बनाना है या मुझे कुछ भी बनाना है, तो आप इसको प्रॉम्प्ट लिखेंगे एंड देन इज गोना जनरेट दोज कंटेंट फॉर यू। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ इसके पीछे तो ये सारी तो एप्लीकेशनें अभी हो रही हैं, मैं आपको इसके पीछे टेक्नोलॉजी बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे ये करते कैसे हैं। सो NLP स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बताया था। इसमें जो सेंटेंस होता है आपका किसी भी ज़बान का, उसको हम पहले टोकनाइज करते हैं। टोकनाइज का मतलब ये होता है कि आपका जो पूरा सेंटेंस है इसको एक एक लफ्ज़ में कन्वर्ट करते हैं। लफ्ज़ में कन्वर्ट करने के बाद हम इसके ऊपर एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग क्योंकि ये इंग्लिश या जो भी ज़बान है इसका हमें पता नहीं होता क्या है, कंप्यूटर को तो नहीं पता ना, तो आप इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इस नंबर में रिप्रेजेंटेशन को करने को हम एम्बेडिंग कहते हैं। एम्बेडिंग एक ऐसी टेक्निक है जो अल्फाजों को नंबर्स में कन्वर्ट करती है। और फिर जो लफ्ज़ों के बीच में रिलेशनशिप है कि फॉर एग्जांपल के उर्दू के जो लफ्ज़ हैं मर्दम शुमारी, मर्दम और शुमारी दो लफ्ज़ एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड हैं, तो इनकी जो रिलेशनशिप है वेरी स्ट्रांग है। तो जो एम्बेडिंग है वो इन दोनों की रिलेशनशिप डिटरमिन करते हैं। या कोई क्वेश्चन है? ओके। सो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बेस होती हैं। ये पहला जो न्यूरल नेटवर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गैन्स कहलाता है। गैन्स में ये होता है दो डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं। एक जनरेटर होता है और एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर का काम ये होता है कि कोई भी रैंडम नॉइज, कोई भी गार्बेज इसको देते हैं और उसमें से वो कोई चीज़ जनरेट करता है। इस केस में नॉइज दी और ये नेटवर्क से गुजरा और आपके पास एक इमेज आ गई। और डिस्क्रिमिनेटर का काम ये होता है कि वो एक्चुअल इमेज से कंपेयर करता है और दोनों को देखता है कि फेक इमेज है या रियल इमेज है। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेटर उसके बाद डिटरमिन करता है ये रियल है नहीं फेक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना मल्टीपल टाइम रिपीट होता है और ये नेटवर्क ट्रेन हो जाता है, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं दोनों नेटवर्क। और जब नेटवर्क ट्रेन हो जाता है तो हम इसको कहते हैं कि गैंग्स बन गया, यानी कि इसमें आप फिर कोई भी नॉइज, कोई भी चीज़ को दें तो इट कैन जनरेट न्यू स्टफ। तो जो आपको इमेजेस आप देख रहे थे पहले, वो यही काम है, उसने नॉइज से अपने आप को ट्रेन किया और देन इज कमिंग अप विद रियल इमेजेस। सो ये पहला एक नेटवर्क है जो कि आजकल डीप न्यूरल नेटवर्क का पहला नेटवर्क है जो मैंने अभी आपको बताया है। एक बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क है जो आपको पता होना चाहिए कि गैन्स क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और ये आपने इसका कोड किस तरह है। ये आपको कोड गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस बहुत सारी बनी हुई हैं कि इसको कोड कैसे करना है। तो अगर आप ये रिज्यूमे में लिखेंगे मैंने गैंग्स पे काम किया, इट विल बी ऑसम। या फिर आप कोई प्रॉब्लम
कोई लिखें, कोई लें उसको, चैट जीपीटी से पूछें कि गिव मी ए प्रॉब्लम ऑन गैंग्स, और उसके बाद उसका कोड जो है गिटहब से पढ़ें और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर अपने रिज्यूमे में लिखें कि मैंने गैंग्स में ये बनाया है। तो आपकी रिज्यूमे जो है ना, आप क्विकली विद इन अ वीक जो है आप गैंग्स के मास्टर भी हो जाएंगे और आपके रिज्यूमे पे भी अच्छा भी लगेगा, और यू कैन शो इट टू यू गेट बेटर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। दूसरा नेटवर्क ऑटो इनकोडर है। ऑटो इनकोडर एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इस तरह पाइप के थ्रू गुजरती है। लाइक इसके अंदर जो इमेज आप देख रहे हैं वो एक ब्लरी सा इमेज है और इसके अंदर मुख्तलिफ न्यूरल नेटवर्क की लेयर हैं और बीच में आप इसको बिल्कुल छोटी लेयर में ले जाते हैं। इसको लेटेंट स्पेस कहते हैं, इसको कोड भी कहते हैं। उसके बाद वापस उसको हम एक्चुअल स्केल के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये एनकोडर डिकोडर का जो कॉम्बिनेशन है इसको ऑटो एनकोडर कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन इमेज प्रोसेसिंग में आती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई डाटा ट्रांसमिट करना है तो आप ये पूरी इमेज ट्रांसमिट नहीं करेंगे, आप सिर्फ कोड ट्रांसमिट करेंगे और दूसरे एंड पे ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है उसको रीजनरेट कर लेगा। तो आपने सिर्फ छोटे से ये आप समझ लें कि जैसे जिप करते हैं आप फाइल को, तो ये वाला हिस्सा जो है ना जिप कहलाता है और इसमें सारे नॉइज वगैरह जो है ना रिमूव हो जाता है। तो ये दो मशहूर नेटवर्क हैं जो मैंने आपको बताए हैं, गैंग्स और ऑटो इनकोडर। अब मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक और मशहूर न्यूरल नेटवर्क है जो कि जितने भी आपने एप्लीकेशन पर देखी हैं ये सारी ट्रांसफार्मर के बेस पे हैं। सो 2017 में गूगल का एक बंदा था, उसने एक पेपर निकाला जिसका इन्वान था कि अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो इसके बेस पे इसने ये जो हगिंग फेस कंपनी जो बनाई है उस बंदे ने, ये ट्रांसफार्मर के ही बंदे हैं जिन्होंने गूगल में ये पेपर निकाला था। इसका काम ये होता है कि ट्रांसफार्मर, मैं अभी आपको बताऊंगा आर्किटेक्चर क्या है इसका, ताकि फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी कि क्या है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर जो टास्क है ये मशीन लर्निंग के जो टास्क है, लाइक इमेज, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, आपने एक ज़बान से दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करना है, वो ट्रांसफार्मर का काम है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने सेंटिमेंटल एनालिसिस करना है कि टेक्स्ट में कितना टॉक्सिक मटेरियल है, ये क्या पॉजिटिव है टेक्स्ट, ये नेगेटिव टेक्स्ट है या न्यूट्रल टेक्स्ट है, वो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर यूज होता है। लैंग्वेज जनरेशन, जैसे मैंने बताया आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं और नया लैंग्वेज जनरेट हो जाता है, वो भी ट्रांसफार्मर के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। सो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर, अब आपने अगर अपनी रिज्यूमे को अच्छा बनाना है तो आप ट्रांसफार्मर का कोई उधर लिखें चैट जीपीटी को, ये ट्रांसफार्मर को कोई प्रॉब्लम आपको बताए और फिर गिटहब पे जाके उसका कोड देखें और कोड इंप्लीमेंट करें और फिर अपनी रिज्यूमे में लिखें कि मैंने ट्रांसफार्मर में ये इंप्लीमेंट किया है। सो ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक को हम इनकोडर कहते हैं और दूसरे को डिकोडर कहते हैं। इनकोडर का काम ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनकोड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ज़बान में जो वर्ड्स हैं वो उनको कंप्यूटर को समझ नहीं आती, यू हैव टू इनकोड इट इनटू नंबर्स, ताकि नंबर्स में आपको इनकोड करते हैं ताकि वो समझ सके। तो इसमें इनकोडिंग का जो पार्ट है वो यहाँ आता है, उसको एम्बेडिंग कहते हैं। दूसरा उसके अंदर पोजीशन एम्बेडिंग आती है। पोजीशन एम्बेडिंग का मतलब ये होता है कि जो लफ्ज़ हैं वो एक दूसरे के करीब हैं या दूर हैं, उसकी रिलेशनशिप क्या है, उसको हम पोजीशन एनकोडिंग कहते हैं। पोजीशन एनकोडिंग बेसिकली कोसाइन और साइन फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं बेसिकली। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता है, लेकिन इस बेसिकली सारा कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। और उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन ये होता है कि जो जुमला है उसके अंदर मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, इसको आप कह सकते हैं इसम है या फेल है या फिर मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स हैं, उनकी रिलेशनशिप के अलावा और बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। उसको बहुत सारे रिलेशनशिप को स्टैक करने के लिए हम मल्टी हेड अटेंशन यूज करते हैं। और ये हिस्सा इनकोडिंग कहलाता है। इनकोडिंग का जो पार्ट है ना, इससे हम टेक्स्ट जनरेशन, इससे हम समरी निकालते हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल आपने दिया और ये इनकोड करता जाता है, इसको कंप्रेस करता जाता है और एंड में आपको समरी निकल आती है उसकी। जो दूसरा हिस्सा है वो डिकोडर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। इसके अंदर हम जो आपने फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन करनी है, जो टारगेट है वो यहाँ इसको हम देते हैं और यहाँ से एक फीडबैक आया हुआ है। अब डिटेल इसकी तो समझाना बहुत मुश्किल है इस छोटे से टाइम में, लेकिन ये पूरा का पूरा एक मटेरियल है, पूरे का पूरा सब्जेक्ट है ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो ये आपको, अगर आप इसमें जाएं, इसकी मैथ्स इसको पढ़ें, इसको कोडिंग इसकी करें, उसको अप्लाई करें एक दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आपकी रिज्यूमे जो है ना वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने ट्रांसफार्मर में काम किया है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NLP के अंदर ये जो ट्रांसफार्मर के दो आपको हिस्से दिखाए थे उसमें इन्होंने अलग अलग कर दिए हैं।
जो पहला हिस्सा है इनकोडर का, ये पहला इनकोडर का हिस्सा है जिसको BERT कहते हैं। BERT का मॉडल आपको हगिंग फेस पे मिल जाएगा। दूसरा जो हिस्सा है वो GPT का है, ये इससे आप टेक्स्ट जनरेशन करते हैं, इससे आप न्यू मटेरियल जनरेट करते हैं। तो BERT और GPT ये दोनों अलग अलग हो गए। जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो आपके पास कंबाइन करने की एप्लीकेशन जो है ना ट्रांसलेशन में आती हैं। जब हमें ट्रांसलेशन करनी है या फिर आपने कोई और काम करना है, तो मेरा मतलब कोई और काम करने का मतलब है जिसमें 2 इनपुट चाहिए आपको, जैसे इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करनी है, इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेट करनी है। तो ये जो है ना दूसरे ट्रांसफार्मर के 2 अलग अलग हिस्से आजकल यूज हो रहे हैं, इनको कंबाइन भी यूज हो रहे हैं। तो बाकी मेरी जो स्लाइड है ये चैट GPT के ऊपर है, ये आप खुद पढ़ लें, और कि चैट GPT कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है, आपको किससे हेल्प कर सकता है काम के अंदर, आपको एफिशिएंट बना सकते हैं, आपको अंदर नए नए आइडिया दे सकता है। और सॉरी ये नॉइज़ जो है ये आ रही है, मैं असल में एक बहुत इवेंट पे आया हुआ हूँ, मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा, तो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ये जो चैट GPT है ये आपको बहुत सारे आपको असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट मैं आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप इनको यूज करके, इन चीज़ों को यूज करके आप क्या कुछ बना सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के ही। पाकिस्तान में बैठ के आप कितने क्रिएटिव आइडियाज कर सकते हैं, और आपका कोई भी आइडिया जो है वो हिट हो सकता है। अगर आपके पास आइडिया नहीं है, आप चैट GPT से आइडिया ले सकते हैं कि मैंने कोई बिजनेस करना है या मैंने कोई नई चीज़ बनानी है, तख्लीक करनी है कोई चीज़ की, तो आप उसके ऊपर प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको पूछ सकते हैं। इस अमल को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। बाज़ का जो चैट GPT का रिस्पॉन्स है वो आपके जो आइडिया के हिसाब से नहीं आता, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप उसको प्रॉम्प्ट को उसको बताते हैं कि नो मैं ये करना चाह रहा हूँ, उसको एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल उसको कहते हैं कि ये देखो ये मैंने इनपुट दिया है, मैं ये आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे आप किसी अपने सबऑर्डिनेट को बताते हैं कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसी तरह ये भी जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू आप अपने नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हैं कि आप किस किस्म का आउटपुट चाहते हैं। तो एक बार अगर प्रॉम्प्ट से आपको सही रिजल्ट नहीं आते जिसमें, तो आप इसको मल्टीपल प्रॉम्प्ट से उसको अलाइन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग से जॉब बन चुकी है इस वक्त, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आपको बहुत सारे मटेरियल इंटरनेट पे मिलेंगे, 2000 प्रॉम्प्ट, 3000 प्रॉम्प्ट और मशीन लर्निंग एंड दिस एंड दैट। तो आप उन प्रॉम्प्ट्स को पढ़ के अपना कोई भी टास्क जो है वो अचीव कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ तो LangChain के नाम से, LangChain इस LLM का अगला स्टेप है। LangChain में ये होता है मुख्तलिफ चेन्स आप कंबाइन कर देते हैं। जैसे एक चेन का काम है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, दूसरी चेन का काम होता है कि वो ट्रांसलेशन के बाद उसके अंदर कोई एक्शन करे। लाइक कस्टमर का अगर फीडबैक उसने लेना है तो उससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या आपके पास फॉर एग्जांपल उसकी कोई रिटर्न आया है या उसने कोई चीज़ रिटर्न की है, तो दूसरी चेन है उसकी डेटाबेस में जाएगा और चेक करेगा इस बंदे ने चीज़ खरीदी है कि नहीं, और खरीदने के बाद उसको वेरीफाई करेगा कि वाकई ये वही बंदा है कि नहीं। ये तीसरी चेन आ गई वेरिफिकेशन की। चौथी चेन रिटर्न लेबल जनरेट करेगा। तो LangChain अगर आपके पास टाइम हो तो LangChain के अंदर डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पे देखें, वहाँ पे ओपन सोर्स है, यानी कि ओपन सोर्स का मतलब है कि आपने पे भी नहीं करना, आपने जाके पढ़ना है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो LangChain इज़ द नेक्स्ट स्टेप जो आजकल आ रहे हैं मार्केट में। जो LLM के ऊपर एप्लीकेशन डेवलप करनी है वो LangChain से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, इसके ऊपर US इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हमने एक एप्लीकेशन बनाई कि हम जानना चाह रहे थे जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनके मुख्तलिफ स्टैंड्स के हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर। तो हमने LangChain के बेस पे उनके डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट से स्क्रैप किए। स्क्रैप करने का मतलब है वहाँ से हमने कलेक्ट किए उनके डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट एड्रेसेस से, और उसके बाद हमने उनको PDFs में कन्वर्ट किया। फिर हमने एक और एजेंट लिखा
जो कि उन PDF से क्वेश्चन आंसर करता था। तो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं लाइक कि ये जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इसके ABC कोई इशू है, इसके ऊपर क्या स्टैंस है, तो वो जो ओपन AI का एजेंट है वो उसके डॉक्यूमेंट जाके पढ़ता है और फिर जाके उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर रिट्रीव करता है। तो बाज़ वक़्त ये होता है उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो वो हेलुसिनेट करता है, वो अपनी तरफ से आंसर बना लेता है, हेलुसिनेशन इसको कहते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम ये करते हैं, इसका टेम्परेचर सेट करते हैं अपने LLM का, 0 कर दें तो इसका मतलब हेलुसिनेट ना करे। तो उसके अंदर हम टेम्परेचर 0 सेट कर देते हैं और फिर इस तरह जो है वो इन्फॉर्मेशन जो रिट्रीव होती है वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करती है। तो आप अंदाज़ा करें कि इसको इस मेथड को आप मेडिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स जो है या स्टूडेंट्स जो है उसके पास बहुत सारे PDFs हैं, उसके पास टाइम नहीं है पढ़ने का और वो उसको क्विकली करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहा है उसको, तो वो उससे डॉक्यूमेंट को लोड करके उससे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता है कि कैन यू टेल मी अबाउट कोई भी क्वेश्चन, उससे जैसे आप किसी टीचर से पूछते हैं इस तरह आप इस चीज़ों से पूछ सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट लोड करके। तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। और इसकी वजह से हेल्थ केयर के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, लॉयर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होंगी। आपका जो केस है अपने सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी लॉ फॉर्म में आपका केस गया हुआ है, आपने उसके एनालिसिस करना है कि भाई ये इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है जीतने की केस का या इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। तो आपको 30 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने की बजाय आप उसको लोड करें और उससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि भाई ये मैं जानना चाह रहा हूँ ये एक्चुअली इशू जो इस केस में डिस्कस हुआ है ये इसमें है कि नहीं। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी जल्दी आप जो हैं वो पूरे का पूरा लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ के और उसको समझ सकते हैं। तो मेरी यहाँ प्रेजेंटेशन यही थी मेरी। तो अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैं आस्क सर, ये मेरा क्वेश्चन प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग नहीं बल्कि उस वीडियो से रिगार्डिंग है जो कि आपने प्रेजेंटेशन से मींस आज के वेबिनार से पहले हमसे शेयर की थी। सर इट इज़ अबाउट कंप्यूटर विजन के, उसके अंदर आपने कंप्यूटर विजन की बात की थी और सबसे पहले एजेस का बताया था कि पहले हम लोग एजेस को डिटेक्ट करते हैं, देन उस सबको कंबाइन करते हैं फॉर्म ऑफ फेसेस के, फेसेस बन जाते हैं, फिर उन फेसेस को हम लोग वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करके फिर वेक्टर को कंपेयर करवाते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले पॉइंट के ऊपर है, एजेस के ऊपर। व्हाट आर एजेस के हम लोग, मैंने बहुत दफा सुना हुआ तो है कि किसी भी इमेज को हम लोग ऐसे डिटेक्ट करते हैं, जैसे कैट है तो उसके पॉइंटी ईयर्स डिटेक्ट कर रहा होगा कंप्यूटर विजन का मॉडल, बट इन एग्जैक्टली व्हाट आर एजेस इन कंप्यूटर विजन? सो एजेस का मतलब ये होता है अगर आप किसी इमेज को देखें ना, ये बिट मैप का इमेज अगर आप उसको खोलें तो आप देखेंगे कि जो कलर का जो पैटर्न है एकदम से चेंज होता है। लाइक ब्लू कलर एकदम से ब्लैक में होगा कन्वर्ट, या फिर या अगर आप उसको अरे में कन्वर्ट करके देखें और नंबर को स्टडी करें ना, यू विल सी के नंबर्स जो हैं किस तरह ड्रेस्टिकली एकदम चेंज होते हैं। जैसे 255 कलर रिप्रेजेंट white, 255 represent white and 0 represent black. So you will see 255 color being switches suddenly to 0. That means there is an edge. इसका मतलब है यहाँ पे edge है, एकदम से change हुआ है। तो इस तरह हम edges detect करते हैं। जो ट्रेडिशनल इमेज प्रोसेसिंग की जो algorithm यूज करते थे उसमें कन्वोल्यूशन मास्क होते थे, 3x3 मास्क होता था जिसको हम कन्वॉल्व करते थे इमेज के ऊपर, उसके बाद वो उसके एज निकालता था। लेकिन टेक्निक इसकी सेम होती है। कन्वोल्यूशन में एक पिक्सल सेंटर का जो पिक्सल है उसको सराउंडिंग पिक्सल से वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो सम होता है वो आप उसको उसकी पोजीशन पे अलाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पूरे का पूरा इमेज है उसकी एजेस निकल आते हैं। तो जो ये पुराना तरीका था इमेज प्रोसेसिंग करने का, कन्वोल्यूशन मास्क के थ्रू 3x3 मास्क, 5x5 मास्क आप कन्वॉल्व करते हैं इमेज के ऊपर, जिसमें लैप्लासियन है, ग्रेडियंट है, ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो कि मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए, लैप्लासियन निकालने के लिए, बट लेकिन इनका मुख्तलिफ काम्स हैं। जैसे हमें इमेज एनहांस करना है, इमेज प्रोसेसिंग में एनहांसमेंट इमेज करनी है, आपने हाई
हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट है इनको रिमूव करना है, नॉइज को रिमूव करना है। दीज आर ऑल वे ऑफ डूइंग इट टुडे। आजकल ये मशीन लर्निंग से आप उसको मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। ये जो मशीन लर्निंग के मॉडल होते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल होते हैं, इनमें हमें नहीं पता होता है ये किस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन जो पहले वाली थी उसमें यह है कि जो पहली लेयर है वो उसके एजेस निकालती है, दूसरी लेयर उनको कंबाइन करती है, रेक्टेंगल निकालती है, एंड सो ऑन। सो ये बेसिकली इस तरह हम निकालते हैं, इसे हम डिटरमिन करते हैं कि एजेस कहाँ पे है बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द कलर, कि ब्लू से एकदम वो ब्लैक हुआ है या ब्लू से कोई और कलर हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ एजेस है। तो और कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जफर है, मैं डॉक्टर रिजवान के साथ होता हूँ बे एरिया में, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। तो मेरा क्वेश्चन है, आपने जो शुरू में बात बताई थी ऑनलाइन कंप्यूटिंग कोर्सेज की जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं जी, तो मेरे नॉलेज के मुताबिक जब लोग यूएस आते हैं ना तो नॉर्मली उनका पर्पस ये होता है कि वो पहले मास्टर करें और फिर उन्हें यहाँ वर्क परमिट मिलता है 3 साल का, जिसे हम ओपीटी कहते हैं यहाँ पे, और उसके बाद वो जॉब करें और ड्यूरिंग 3 इयर्स ग्रीन कार्ड नॉर्मली हो जाता है। लेकिन जो अभी ये जो ऑनलाइन डिग्रीज हैं इनकी बेस के ऊपर अभी यूएस गवर्नमेंट वर्क परमिट नहीं जी। क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? मुझे इसका मालूम नहीं है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि अगर आप यूएस में नहीं है तो लॉजिकली वो कहते हैं बंदा तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको तो Exactly. जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं कि ऑनलाइन का अगर आप यूएस में हैं तो फिर आप ऑनलाइन पढ़ के यहाँ पे रह के इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। मतलब आप किसी और शहर में हैं, कहीं भी हैं, तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके ऑनलाइन डिग्री कर सकते हैं। बाकी ये है कि आजकल मैंने देखा है कि डिग्री की बजाय स्किल अगर आपके पास है ना, कुछ कंपनीज हैं जो डिग्री मांगती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंटेल हो गया या गूगल हो गया, या फिर दे वांट पर्सन टू हैव ए डिग्री। बाकी कुछ जो स्मॉल कंपनीज हैं दे वांट स्किल सेट, कि भाई आपके पास ये स्किल सेट है, आपको ये चीज़ आती है, आपने की हुई है, आपने एंड सो ऑन, तो वो आपको जॉब वगैरह दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो मैं खुद भी इसी फेज से गुजरा था, अमेरिका आया, यहाँ डिग्री की, मास्टर्स किया, फिर ओपीटी पे गया, फिर H1, और फिर वो एक बहुत ही वो लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस है, यानी कि उसमें बहुत सारे वो हैं इफ एंड एल्स। मैं अपनी जो एक्सपीरियंस में आपको बता सकता हूँ कि ओपीटी जब आपने एक डिग्री कर ली है, यू हैव सर्टेन 1 ईयर टू फाइंड ए जॉब, और उसके अंदर अंदर वो बंदा भी जो आपको जॉब दे वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए भी राजी हो, कि भाई स्पॉन्सर अगर नहीं करते तो उसके पास जॉब करने का आपको कोई फायदा नहीं है ना। तो वो अगर जो बड़ी जो कंपनीज हैं जो फॉर्च्यून 500 की हैं, वो सारे स्पॉन्सर करते हैं आपको। तो आप अगर स्पॉन्सर वो मिल जाए तो आपको वो H1 में कन्वर्ट हो जाता है वीज़ा। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि इस बार 4 टाइम्स एप्लीकेशनें रिसीव हो रही हैं H1 प्रोसेसिंग के लिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी इज 1 आउट ऑफ लाइक 4 टाइम्स ना। तो वो लॉटरी करते हैं, लॉटरी में नाम आता है, फिर आपका H1 होता है। H1 इज अ वर्क वीज़ा, उस वर्क वीज़े के बेस पे फिर आप अमेरिका में उस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं जिसने आपको वर्क वीज़ा दिया हुआ है। उस दौरान कंपनी जो है ना वो डिपेंड करता है, कुछ कंपनी फाइल कर देती हैं ग्रीन कार्ड के लिए, कुछ नहीं करती। अब ग्रीन कार्ड के लिए जब फाइल हो जाता है आपका केस, तो आपके पास क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं तो हमारी जो लाइन है वो छोटी है, आपको 2 साल के अंदर अंदर ग्रीन कार्ड मिल जाता है। जब ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो आप कहीं भी किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। और ग्रीन कार्ड के ये 5 साल के बाद अगर आप इस रूट से आए हैं तो ग्रीन कार्ड के 5 साल के बाद आपको सिटीजन मिल जाती है। अगर आप थ्रू स्पाउस वीज़ा पे आते हैं तो ग्रीन कार्ड आपको स्पाउस से मिलता है और 3 साल के अंदर अंदर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। जी सर ये क्लियर है। एक्चुअली ओपीटी के ऊपर भी ग्रीन कार्ड फाइल हो जाता है, एंड आई नो क्वाइट अ फ्यू केसेस के ओपीटी के दौरान ही ग्रीन कार्ड आ जाता है पाकिस्तान में। जी, तो वो अच्छा। बात क्लियर है। मैं जस्ट ये ऑनलाइन डिग्री कंफर्म करना चाह रहा था कि ये या पढ़ने के लिए तो ठीक है, नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन यूएस में आने के लिए और यहाँ कैरियर बनाने के लिए हेल्प नहीं। तो थैंक यू या सर, दैट वाज। या आप सही कह रहे हैं, मुझे इसका मालूम नहीं है कि ऑनलाइन डिग्री के बेस पे क्या आप अमेरिका में ओपीटी या उसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ग्रेजुएट कर सकते हैं तो जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो आप उससे पूछें कि
क्या मैं OPT अमेरिका में कर सकता हूँ, क्योंकि डिग्री मेरी ऑनलाइन नहीं है। तो ये सर क्या एक और क्वेश्चन है इसी पे कि स्कॉलरशिप मिलता है इन ऑनलाइन डिग्रीज के लिए, या पेड होते हैं या फ्री होते हैं कोर्सेज? ऑनलाइन कॉस्ट डिग्री जो है कितनी ना, है? इनकी प्राइस बहुत ही लो होती है। राइट। इनकी प्राइस जैसे जॉर्जिया टेक की पूरी जो डिग्री है वो $8,000 में हो जाती है। वैसे 8 से 9 हज़ार डॉलर में पूरी डिग्री होती है आपकी। स्कॉलरशिप जो हैं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, डेफिनेटली होगा। तो मेरा क्वेश्चन है जी सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि प्रॉम्प्ट के जरिए हम मिड जर्नी है, इसके अलावा है स्टेबल डिफ्यूजन, इन जी पे हम प्रॉम्प्ट देते हैं और कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, कुछ भी हम जनरेट कर सकते हैं। जी तो जब ये इतना फास्ट हो गया सब, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारा है जो स्टूडेंट्स हैं, जो जो ये सोच रहे हैं कि जी ग्राफिक डिजाइनिंग का, उनका क्या फ्यूचर है सर? आप ये समझिए कि आपको एक टूल मिल गया है एज ए ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट से चीज़ तो बना ली है, लेकिन एनालाइज तो आप लोगों ने ही करना है ना, ग्राफिक डिजाइनर ने एनालाइज करना है कि ये किस किस लेवल का है। अब बाज़ औक़ात ये प्रॉम्प्ट आप किसी ह्यूमन प्रॉम्प्ट से जो इमेज जनरेट होता है उसमें बंदे की 6 उंगलियां बनी आ जाती हैं। बाज़ औक़ात आपको चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो इंसान की जो है वो जो स्किल है वो तो कम नहीं होने वाला, लेकिन आप इन टूल्स को यूज़ करके मोर क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। क्रिएटिव का मतलब कि आपको कुछ आइडिया मजीद 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 आइडिया आ सकते हैं आप इनको यूज़ करके। तो नॉट ओनली ये आर्ट वर्क, RTLs आजकल मैं देख रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो RTL भी जो हैं वो ये RTL कहते हैं, जो सर्किट डिज़ाइन करते हैं हम VHDL में डिज़ाइन कोड लिखते हैं, वो कोड जो है वो अब जो है वो इसी तरह जनरेटिव AI से लिखा जा रहा है। तो बड़ी कंपनीज ये हैं, सिनॉप्सिस है, ये केडेंस, ये बड़ी कंपनियां हैं जो कि ये टूल्स दिखती हैं। दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव दे ऑलरेडी हैव अ सिस्टम जो कि इनके प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आपका कोड लिखते हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि RTL वाला बंदा जो है वो फारिग हो गया है। उसको आपको आजकल ऐसे बंदा की ज़रूरत है जिसको ये टूल्स आते हों, ताकि वो मल्टीप्लाई अपनी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स कर ले या 20 टाइम्स कर ले। वो ज़्यादा काम कर सकता है छोटे टाइम में, मोर क्रिएटिव हो सकता है। आप इसको इस तरह देखें, इस तरह के ये ग्राफिक डिजाइनर फारिग हो जाएंगे या उनके पास काम नहीं रहेगा, ऐसे ना देखें। इसको देखें कि जो जिस बंदे को ये टूल आता है वो सुपीरियर है उस बंदे को जिसको नहीं आता। ओके सर, थैंक यू सर। अस्सलाम सर। और कोई क्वेश्चन? हेलो। जी जी अस्सलाम सर, मेरा नाम शहजाद है। अच्छा, आपका सेशन मैंने लिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सेशन था। अच्छा, मेरा जी ये सवाल है कि जैसे NLP का तो बताया आपने, आप हैं कोर ML के बैकग्राउंड से और मैं हूँ वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से। तो जी आजकल ये है कि अच्छा, मैं जनरेटिव AI को भी सीख रहा हूँ, चैटबॉट डेवलपमेंट को सीख रहा हूँ डायलॉग फ्लो के साथ, जैसे के जी इलेक्ट्रिक टाइप का चैटबॉट मैं बना सकता हूँ ना। तो अब ये जी है कि बहुत से लोग जनरेटिव AI के कोर्सेज बेच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हाइप में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनरेटिव AI अपने आप में एक फील्ड नहीं है। ये बस ऐसा है कि जो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे वेब डेवलपर है, उसी को इतना आना चाहिए कि वो अपनी वेबसाइट में, जैसे मैंने अभी एक छोटा सा डिप्रेशन काउंसलर बनाया, इस टाइप जी की जो चीज़ें हैं, ये अलग से एक फील्ड नहीं है, ये बस उन्हीं के लिए है कि वो अपनी ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत सीखें, लैंग चेंज वगैरह सीख के ये करें। अच्छा, एक तो है ना कि बनाना, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो बने हुए हैं, हम तो सिर्फ जस्ट उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जी क्या है कि अलग ये फील्ड है, हमें सिर्फ उसको भी सीखना चाहिए या फिर किस तरफ होना चाहिए, थोड़ा गाइड कर दें। जी इस वक्त जो बड़ा मसला है वो है कि आपको पता है ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जब आप अपना अपना पूरा टेक्स्ट देते हैं तो वो फ्री में तो नहीं है ना, वो तो उधर जाता है, क्लाउड पे रन होता है और वो एनालाइज होता है। इसमें इसमें कॉस्ट होती है, लाइक पैसे पे होते हैं। तो आपने तो अगर किसी के पास 40-50 हज़ार पेज का डॉक्यूमेंट है और मे बी इससे भी बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप उधर भेजेंगे तो वो उसको टोकनाइज करेगा, उसमें तो पैसे चार्ज होते हैं। अब लोग ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह इसको कट किया जाए, इसकी प्राइस को कट किया जाए कि हमें जाना ही ना पड़े वहाँ पे।
तो आप अपना सोल्यूशन बना सकते हैं। आपको मालूम होगा फ्लैन T5 एक LLM मॉडल है जो हगिंग फेस पे अवेलेबल है। फ्लैन T5 को यूज़ करके आप ये सब काम कर सकते हैं, टेक्स्ट समराइजेशन, क्वेश्चन आंसरिंग। तो आप फाइन ट्यून कर सकते हैं फ्लैन T5 मॉडल को अपने यूज़ के लिए, फॉर एग्जांपल मेडिकल के लिए यूज़ के लिए या फाइनेंस के लिए एंड सो ऑन। सो फ्लैन T5 को सीखने की ज़रूरत है आपको। फ्लैन T5 गूगल का मॉडल है। तो यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग आती है। तो फाइन ट्यूनिंग उनको कहते हैं कि जो रिस्पांस है वो रिस्पांस चैटबॉट का वो ऐसा देता है जो यू डोंट नीड इट, वो जो कि सही अलाइन नहीं होता, उसमें टॉक्सिटी होती है, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो रॉन्ग भी होता है रिस्पांस। तो आपको नए सिरे से अपना जो मॉडल है रीट्रेन करना पड़ता है। तो इसलिए जो जेन AI और LLM की डिमांड है इस वक्त सारी कंपनीज में एक किस्म का वो कि रश पड़ गया है कि दे वांट टू लर्न दिस थिंग, दे वांट टू हैव समथिंग इन दे, जिसमें रिटेल की इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग है। अभी मैं देख रहा था एक बैंक की जॉब है, उसमें ये LLM मांग रहे थे कि भाई आपने कोई फाइन ट्यून किया हो LLM। सो फाइन ट्यूनिंग इज द वन यू नीड। इट्स नॉट सिंपल कि आपने टेक्स्ट भेज दिया, जो रिस्पॉन्स आ रहा है हाँ जी ठीक है, ये ऐसा नहीं है। अब यू हैव टू फाइन ट्यून इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो जाहिर आप फाइन ट्यून करने का मतलब ये है कि पूरा जो नेटवर्क है आपने ट्रेन नहीं करना, उसमें कुछ लेयर्स को ट्रेन करना है। तो वो टेक्निक्स हैं कि आपने वो आपको कोर्सेरा पे मिल जाएंगे कोर्सेज, हाउ टू फाइन ट्यून एन LLM। लोरा है, टेक्निक्स हैं उसमें उसमें आपको ट्रांसफर लर्निंग आती है जिसमें आप कुछ लेयर्स को ऐड ऑन करते हैं एंड सो ऑन। तो इट्स नॉट सिंपल आप जो सोच रहे हैं कि LLM बस ये है कि चैटबॉट बना, आपने भेजा और रिस्पॉन्स आ गया और गुड इनफ। नो, यू नीड टू नो कि रिस्पॉन्स क्या आया है, ये सही भी है कि नहीं। तो आपको उसको एनालाइज करना होता है और फिर फाइन ट्यून करना होता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई थिंक वी आर ओवर टाइम। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप आए और आपने स्टॉक में पार्टिसिपेट किया। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इनको भेज सकते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, अगर एक आप ले सकते हैं क्विकली। Like, how important is it to be really strong at maths? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। I'm saying how like how necessary is it कि आपकी maths जो है वो बहुत strong हो for this field, like math in terms of ये calculus, regression और stats और ये सारा, like अगर गुजारे लाइक आता है आपको तो फिर सही है, बट या फिर काफी स्ट्रांग होना चाहिए आपको उसमें टू बी रियली गुजारे लाइक अगर आता है तो दैट्स गुड इनफ। स्टैट आपको आना चाहिए, आपको बेसिक कैलकुलस जो 11th 12th ग्रेड में हम कॉलेज में पढ़ते थे, डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बेसिक चीज़ें हैं। वैसे भी जब आपको ये बनी बनाई फ्रेमवर्क्स मिल रहे हैं आपको इतने डेप्थ में जाते ही नहीं है, अनलेस कि आप R&D में जाएं और आप नया कोई नेटवर्क बनाएं, कोई नई टेक्निक बनाएं, लाइक स्टेबल डिफ्यूजन का नई टेक्निक, नया एल्गोरिथम आया या फिर ये ट्रांसफार्मर नई चीज़ें आई। अगर आप उस लेवल तक जाते हैं और कोई नई चीज़ बनाते हैं, देन यू नीड टू नो इन डेप्थ मैथ्स एंड एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो तो उनकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए ना, यूज़ करना आना चाहिए। सो यू डोंट नीड टू गो इनटू टू मच मैथ्स, और इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर वहीद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि इस टाइम सर वहीद की एक और वॉलंटियर कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली हमारे लिए उसके बीच में से टाइम निकाला और बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। सर वी आर मच ऑब्लीज्ड टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अच्छा, मैं तो यहाँ थैंक सॉरी यू, मैं थैंक यू सर, आप बोले। थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू। So we are grateful that you make course. time for our students. Of course. थैंक यू सर, मैं भी ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें ये है कि मैं और ग्रेट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि लोग ड्रॉप आउट होना शुरू करें, मैं और सर रिजवान यहाँ पे होंगे स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो सर वहीद, आप अगर ड्रॉप आउट होना चाहें तो हो जाए। जी चलें, शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। Yep, students, we are here. तो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है, कोई और कंसर्न है जनरल, तो वी आर हियर टू हेल्प।
regarding scholarships, regarding making international profiles, regarding jobs. So you can take this opportunity to ask the question. If I may ask, ये मुझे बताएं कि what do you think is the scope for doing AWS वाला वो जो उसका जो path है, like AWS solutions architect वाला जो path है. अच्छा, जो बेसिकली देखें, अगर मेहरान गाड़ी में सक्सेसफुल होना है ना, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि मेहरान का टेक्नीशियन हर गली मोहल्ले में है, जिस तरह के जमाने में सुजुकी एफएक्स का होता था. हाँ जी. तो इसी तरह अगर इन क्लाउड सर्विसेज ने सक्सेसफुल होना, तो ये बहुत जरूरी है कि इसके टेक्नीशियन इजीली अवेलेबल हैं. तो दैट इज द रीजन बिहाइंड के AWS और गूगल और अजूर ये सब अपने ये सर्टिफिकेट्स निकालते हैं. तो एक इन सर्टिफिकेट से पैसा बनाते हैं, और दूसरा वी बिकम टेक्नीशियन ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स. तो टेक्नीशियंस मीन के 2 महीने में बंदा ये बन सकता है, तो इसका मतलब है कि बंदे की रिप्लेसमेंट भी 2 महीने में तैयार हो जाएगी. तो आपको अच्छी सैलरी कभी नहीं मिलेगी. तो इट इज बेसिकली यूएस में इवन हाई स्कूल के बाद भी लोग ये सर्टिफिकेशंस करते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग जॉब. तो ये यानी कि टेक्निकली इतना कोई इन डेप्थ काम है. अगर किसी काम में कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो इट इज अ इंडिकेशन कि ये इसकी सैलरी अच्छी नहीं होगी, ये रिप्लेसमेंट इजी हो जाएगी और कैरियर भी सेफ नहीं होगा. अब हर 2-4 साल बाद एक नई सर्टिफिकेशन कर रहे होंगे जस्ट टू सर्वाइव ऑन द जॉब. आई एग्री सर. और फिर आई थिंक दूसरी फिर आपका पॉइंट है कोडिंग वाली बात. तो इवन जैसे अभी हम लोग के सेशन में पिछले वो शोएब साहब बात कर रहे थे, तो सिंस विद द एडवेंट ऑफ एआई, तो इवन कोडिंग वाले उस काम में भी काफी आपका वो हो गया. बट आई गेस वो जो पीछे जो मेन लॉजिक बिहाइंड द प्रोग्राम, वो तो फिर भी अभी भी इंसान के पास ही है. हाँ बिल्कुल. ये नहीं कि बेसिकली ये है कि कोडिंग इज अ इन्वॉल्व्ड वर्क. तो क्या कहते हैं, इट इज वेल पेड वर्क, इट विल कीप यू इन गुड सैलरीज. इन जो बेसिकली जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, उसका अगर रूट कॉज देखें आप, एनालिसिस करें, कंपेयर करें इंडिया से, बांग्लादेश से या दूसरे कंट्रीज से, तो वो ये है कि हम लोग कोडिंग में पीछे, और कोई रीजन नहीं है. गवर्नमेंट करप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप दूसरा एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज वी डू नॉट डू कोडिंग. और अभी जिस गूगल ने 15,000 सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफर की थी पाकिस्तान को, दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट पाकिस्तान इमेज ऑन द इंटरनेशनल फोरम. कि दुनिया हमारे ग्रेजुएट्स को भी टेक्नीशियन समझती है. यानी गूगल ने ये नहीं कहा मैं जॉब दे रहा हूँ, गूगल ने ये नहीं कहा मैं नेक्स्ट ऑफिस यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ. ठीक है, गूगल के मोर देन 100,000 मेरे ख्याल एम्प्लॉइज इंडिया में होंगे. गूगल ने कहा हम आपको टेक्नीशियन बनाते हैं, और वो HEC ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया. सही बात है. आई थिंक ये तो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल वो है कि भाई आप ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे उनके, अगर आप वो मैनेज कर रहे होंगे तो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो हाँ, इसमें यानी कि ये जॉब्स हैं तो सही, लेकिन अगर आप टेक्निकली अच्छा होना चाहते हैं, अच्छी सैलरी चाहते हैं, अच्छे कैरियर में जाना चाहते हैं, तो देन बेसिकली आपको कोडिंग आनी चाहिए ताकि आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकें, आप कुबरनेटिस मैनेज कर सकें मिलियंस ऑफ सर्वर्स का, आप क्लस्टर नहीं बना सकें, आप नया AWS बना सकें. बेसिकली ग्रेजुएट का काम है AWS बनाना, टेक्नीशियन का काम है AWS को चलाना. तो आपका कहने का आई थिंक तो द मेन कंक्लूजन इज के AWS का भी जो डेवऑप्स वाला राउट है वो ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू जो क्लाउड आर्किटेक्ट वाला राउट है. हाँ, उससे भी पहले लीड कोड आना चाहिए. लीड कोड आए तो AWS आपको AWS इंजीनियर बनाएगा, लाखों डॉलर सैलरी भी देगा और आपको खुद ही सिखा लेगा ये चीज. अगर आपको लीड कोड आता है तो कंपनीज आपको डेवऑप्स खुद ही सिखा देती है. सही है सर, बस लीड कोड. अगर लीड कोड नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपने डेवऑप्स को रट्टा मारा हुआ है और आप कोई नया काम नहीं कर सकते. जो गूगल पे स्टैक ओवरफ्लो पे ऑनलाइन चीज मिल जाएगी वो तो कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट आप खुद कोई काम नहीं कर सकते. बेसिकली लीड कोड आपको सोचना सिखाता है, आपको लॉजिक बनाना सिखाता है. अगर वो नहीं आता तो इट इज अ रेड फ्लैग. इट मींस कि बंदा कॉम्पिटेंट एनफ नहीं. सही है सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग. अंडरस्टूड. अगर आपको लीड कोड नहीं आता तो आपका इंटरव्यू ग्रेजुएट लेवल का नहीं होगा. फिर आपका $3 लाख सैलरी वाला नहीं होगा, फिर आपका $60,000 वाली सैलरी है. एनी अदर क्वेश्चन? आई होप कि ये चीज क्लियर होगी सब बच्चों को.
So guys, if you Sir, want respect as an engineer, as a graduate, then do a graduate level work. जी, कोई चैट में क्वेश्चन तो नहीं है जुबैर? yes sir, chat में question है. Sir, should I go for remote internships related to Python programming? I have basic knowledge, but looking to work in depth with companies on LinkedIn. What do you suggest? Internships are a waste of time. तो इंटर्नशिप कभी नहीं करें. इंटर्नशिप का मतलब है कि आप किसी बंदे को बेसिकली देखें, अगर मेरा ऑफिस मुझे एक बंदा फ्री में मिल जाता है, फिर मैं उसे रख लूंगा, कुछ और करूंगा, मैं उसे टेस्टिंग करवा लूंगा, कंप्यूटर ऑन करवा लूंगा, कंप्यूटर उठवा लूंगा और उसे इंटर्नशिप का नाम दे दूंगा. अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा काम मिले तो उसके लिए अच्छी सैलरी डिमांड करें. आपको पता चलेगा कंपनी आपको उस इतनी वर्क देती है कि नहीं देती. तो जितना आप 3 महीने की इंटर्नशिप में सीखते हैं, उससे ज्यादा आप 3 दिन की इंटरनेशनल हैकाथॉन में सीखते हैं. तो अगर आपके पास 90 डेज हैं लाइफ के, तो आप 30 इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं, 30 इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम करें, 30 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सीवी पे लेके आएं और आप बहुत मैच्योर हो जाएंगे. और अगर आप इंटर्नशिप में जाएंगे तो शायद एक लाइन भी बड़ी मुश्किल से आएगी सीवी पे, और जब कोई इंटरव्यू आपसे पूछेगा तो आपके पास कुछ भी बताने को नहीं होगा. आप क्या कहेंगे, मैंने यूनिट टेस्ट लिखे थे या मैं ऑटोमेशन कर रहा था. तो इंटर्नशिप्स को अवॉइड करना चाहिए, बेशक लोकल हूँ या इन पर्सन, दोनों. इंटर्नशिप बेसिकली ये बेसिकली आपसे मुफ्त काम करवाया जा रहा होता है और आपको सिखाया भी नहीं जा रहा होता, और आप वो काम कर रहे होते हैं जिसमें लर्निंग भी कम होती है. Does it make sense? Yes sir. Sir, एक chat में एक और question है. Sir, if a person has improved his profile to be compatible with FANG while wish list, he is still in his university, then he can land an internship at these FANG companies while is based in Pakistan. FANG is just like Olympics. तो नॉर्मली हम कंफ्यूज कर जाते हैं. अगर FANG में किसी की तैयारी है तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट करें. तो आई कैन हेल्प हिम स्केड्यूल इंटरव्यू, आई कैन हेल्प हिम फॉर अ डायरेक्ट जॉब. फिर इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है. लेकिन मोस्टली जो है वो यानी कि जब कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के कहता है मैं FANG के लिए रेडी हूँ, तो मैं जो फर्स्ट इंप्रेशन लेता हूँ कि उसे पता नहीं है कि FANG की इंटरव्यू कैसे करना होता तैयारी. तो आई विल सर्टेनली डिस्कस कि आपके कौन से टॉपिक तैयार हैं, कौन से आपने करने हैं और किस लेवल पे करने हैं. तो FANG के लिए तैयार होता है उस तरह होता है जिस तरह आसमान पे सूरज होता है. इधर सूरज तो बाकी सारे नजर नहीं आते. जो FANG इंजीनियर है तो वो जब बोलता है, जब बात करता है, जब काम करता है, तो वो नजर आता है कि ही इज मच बेटर देन अ पर्सन. सर, चैट में एक और क्वेश्चन है. व्हाट वाज द थर्ड थिंग मेंशन्ड? इंटरनेशनल हैकाथॉन, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एंड इंटरनेशनल टीम्स. फिर आप जब इंटरनेशनल हैकाथॉन में तो इंटरनेशनल लोग साथ काम कर रहे होते हैं. तो हैकाथॉन इज मच. और हाँ, हर महीने कम से कम एक हैकाथॉन अनाउंस करते हैं. अगर आप आई गुरु पे रेगुलर हैं तो हम आपको ऑलरेडी क्लियर कर रहे हैं FANG. तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत है. आप आई कोड गुरु नहीं आ रहे, पाकिस्तान में बैठे हुए, मेरे जैसे बंदे के लिए जो एक नॉर्मल IQ का बंदा है, जो बहुत एक्सेप्शनल है वो, तो उसके लिए FANG की तैयारी करना इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में. तो अगर FANG की तैयारी पॉसिबल होती तो हम सिर्फ एक 30 मिनट की वीडियो बनाते हुए बता देते कि ये कर लेते हैं. लेकिन ऑब्वियसली वो अकेले करना पॉसिबल नहीं है. ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अगर अच्छा प्लेयर बनना है तो 3-4 साल कोर्स अंदर जाके प्रैक्टिस करते हैं. ऐसा नहीं होता कि आपने 30 मिनट की वीडियो दे दी क्रिकेट का बैट्समैन कैसे बनना है, बॉलर रनर बनने के. इट डजंट वर्क दैट वे. तो इसी तरह FANG वगैरह के लिए भी ऐसे ही होता है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. सर, मेरे 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन तो मेरा ये कि जो जनरेटिव AI जो आज सर ने बताया, तो इसमें क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स इसकी ज़रूरत है, मतलब इसके लिए पहले करना ज़रूरी है.
या नहीं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि सर काइंडली आप फैंग के बारे में डिटेल बता सकते हैं कि फैंग के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करें, स्टेप बाय स्टेप कहाँ से शुरू करें, फिर नेक्स्ट लेवल क्या करना चाहिए, काइंडली इस बारे में बताइएगा। जी फैंग पे मेरे कंप्लीट डिटेल्ड वेबिनार्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो कोई साथी जुबैर आप शेयर कर दें चैट में, 4 वेबिनार हैं वो सुन लें। तो कुछ घंटे के बोरिंग वेबिनार हैं, लेकिन अगर आप सुन लेंगे उनको तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे इवन उनको सुनने के बाद भी। दूसरा ये है कि अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर नहीं आते तो यू आर अ टेक्नीशियन, तो आप सोचने कि आपने जैन एआई का टेक्नीशियन बनना या इंजीनियर बनना। जैन एआई का जो इंटरव्यू होता है बड़ी कंपनीज में इंक्लूडिंग फैंग, तो सारा डाटा स्ट्रक्चर का होता है, तो इसलिए डाटा स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। डाटा स्ट्रक्चर मीन लीड को, डाटा स्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं है कि आपने डाटा स्ट्रक्चर का एक कोर्स कर लिया, इसका मतलब है कि आप लीड करनी है। तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी सर जी मैंने करें। चैट चैट बोर्ड बनाना चाहा, कोशिश की थोड़ा सा स्टार्ट में, थोड़ी सी बेसिक्स जब सीखी पाइथन की, तो मैंने कहा मैं चैट बोर्ड बनाती हूँ, बनाने लगी। लेकिन वो जहाँ जब कोडिंग उसके वो कोडिंग वाला पार्ट आया ना, तो उसमें मैं फंस गई, कंफ्यूज हो गई कि अब व्हाट शुड आई डू नाउ। तो फिर मतलब आई रियलाइज दैट कि नहीं, कोडिंग इज मस्ट। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक्स, उसके पीछे बैकग्राउंड पे चल क्या रहा, तो वो उसके लिए फिर ये है कि लीड कोड जो है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो एआई का जहां तक कंसर्न है, तो वो भी ये सारा बेसिक कोडिंग बेस्ड ही है, जहां तक मुझे सर के लेक्चर की समझ आई है थोड़ा बहुत। उसमें यही है कि बेसिकली आपको अगर कोडिंग आती है देन यू कैन डू एनीथिंग। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे वो प्रॉम्प्ट का सर कह रहे थे, तो वो थोड़ा सा जहां तक मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है कि आपको हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू डिलीवर योर क्वेश्चन टू द मशीन। बाकी ये कि पाइथन लीड कोड का जहां तक है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये मैं ऐड करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल जी, अगर लीड कोड नहीं आता तो यू कैन नॉट डू ग्रेजुएट लेवल इंटरनेशनली। फिर आप कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, फिर आप लॉजिक नहीं बना सकते बिल्कुल भी। तो मैंने खुद कैरियर में 15 साल कैरियर में गुजार के, जिसमें से 5 साल मैप करने के फिर लीड कोड किया, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और वाकई जब मेरा लीड कोड हो गया तो आई वॉज अ 4 to 5x बेटर इंजीनियर। यानी कि मैं पहले जो काम 12 घंटे में करता था दिन में, तो फिर मैं 2-3 घंटे में कर लेता था। तो दैट इज हाउ मच डिफरेंस आई फेल्ट आफ्टर स्पेंडिंग 15 years इन अ कोडिंग जॉब। तो सर मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि जी बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर्स मैं कर रहा हूँ, आपका मैं हाईकोर्ट गुरु का फॉलोअर हूँ, लेकिन ये था कि चैटबॉट डेवलपमेंट, क्या ये आपको लगता है कि कुछ फील्ड है सही परस्यू करने के लिए, या फिर हमें किसी और तरफ देखना चाहिए? अच्छा, चैटबॉट में ये है तो कि आप डायरेक्ट क्यों तो आप फील्ड क्यों चूज करना चाह रहे हैं? वाई डोंट यू लेट गूगल चूज द फील्ड फॉर यू? आप लीड कोड करें, गूगल में जाएं, गूगल आपको बता देगी किस फील्ड में जाना। मैं ऐसे सोचता हूँ। सही गूगल आपको $2.5-3 लाख महीने की जो पैसे भी देगी साल के, जो कि पाकिस्तान का 60-70 लाख रुपए बनता है, और आपको बेशुमार टीमों की ऑप्शन देगी, जिस मर्जी टीम में चले जाए। तो टू ज्वाइन फैंग, टू ज्वाइन अ गुड कंपनी, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई योर सेल्फ टू अ सर्टेन टूल। यू शुड से आई एम अ जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसका एग्जांपल देता हूँ कि सिलिकॉन वैली में लेट्स सपोज 1 लाख जॉब है, और इतनी होगी तकरीबन जिसके लिए हो रहे हैं। तो इनमें से जैन एआई की कितनी जॉब्स होंगी? वो भी 5, 7, 10, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो अगर आप कहते हैं मैं जैन एआई में काम कर रहा हूँ, तो फिर ये 7-8 पोजीशन के लिए आपका सीवी जाएगा, और हो सकता है रिक्रूटर आपका सीवी ओपन ना करे, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा सीवी आया होगा। तो क्यों नहीं आप जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते, साथ पूरी की पूरी 1 लाख जॉब के लिए आपका सीवी जाएगा, और पूरी की पूरी 1 लाख जॉब में आपके चांसेस हों, और आपको अगर 10 भी इंटरव्यू आ जाते हैं तो आप उनमें से एक क्रैक कर लेंगे। ठीक है सर, डज इट मेक ठीक है, सेंस? समझ गए। डोंट हाँ बी अ सर, बिल्कुल। टेक्नीशियन ऑफ टेक्नोलॉजीज, अच्छा बी सर, अभी अ मैं जनरल ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन, इंजीनियर। जी हाँ अभी मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट की, तो अभी मैं हूँ टेक्नीशियन, लेकिन सफर जारी है इंशाल्लाह सही, इंजीनियर की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है। तो हाँ ठीक है, कोशिश करें कि आपका लीड कोड हो जाए, और अगर आप आई कोड गुरु पे रोजाना 1 घंटे के लिए आते हैं तो आपका ये सफर इंशाल्लाह आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। तो हम दिन में, जिन साथियों को नहीं मालूम, दिन में तकरीबन 6 घंटे पढ़ाते हैं।
आप लोगों को फैंग लेवल का इंजीनियर बनाने के लिए और इंटरनेशनल एप्लीकेशन। तो आप उनमें से कोई भी 1 घंटा ज्वाइन कर रहे हैं। क्या जी? जी आपकी आवाज कट रही थी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी जॉब जिस कंपनी में लगी है वो MNC है। मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल से है, तो मेरी जॉब अभी सिविल्स में लगी है। तो यहाँ से मैंने जो नोटिस किया है कि अभी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी, तो इसमें हमारे जो मतलब जिसका एक्सपीरियंस 2 to 3 4 ईयर्स था वो डायरेक्टली रिक्रूट हुए हैं, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया गए, कुछ US गए। तो मतलब मेरे लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मैं भी मतलब ट्राई करूँ मास्टर्स की या वेट करूँ, स्किल्स गेन करूँ, और तो अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे तो इंटर कंपनी ट्रांसफर पे फोकस करूँ या क्या करूँ? आप पहले तो अच्छा इंजीनियर बने कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप सिलेक्ट हो सकें। अगर आप उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे दिन में 1-2 घंटे, तो ये ऑटोमेटिकली कभी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ना एक बात ऐड करना चाहूंगा इधर। जी जो जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है आईकोड गुरु, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा आईकोड गुरु ज्वाइन करने से पहले मेरी सीवी में सिर्फ 1 लाइन ही थी लिखने के लिए, बट मुझे 1.5 साल हो गया और अब मेरी सीवी 3 पेज से एक्सीड कर जाती है, जिसमें कोई इंटर्नशिप बिल्कुल भी नहीं है या कोई जॉब नहीं है। तो ये सारे कुछ कंपटीशंस वगैरह को मिला के बनती हैं चीजें, जो कि सारी हेल्प इंटरनेशनल आईकोड कंपटीशन गुरु ने बिल्कुल की है, आईकोड गुरु ने की है। एग्जैक्टली। और आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं की, क्योंकि यस आईकोड सर, गुरु आपके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो कर लेता है। मैं सिर्फ आईकोड गुरु पे आ रहा हूँ 1.5 साल से। 1 घंटा या डेली 1 घंटा ही आया जाता है मेरे से, तो मैं वही आता हूँ सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी। तो इंशाल्लाह आप लोग नाम नोट कर लें, तो एक शाम इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में किसी वर्ल्ड की टॉप कंपनी में बैठे होंगे इंशाल्लाह, अमेरिका में होपफुली। तो ही इज ऑलरेडी अप टू द मार्क, तकरीबन वहां तक पहुंच गए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर चैट में क्वेश्चन है कि सर डज अ वर्क डे इन फैंग रिक्वायर यू टू वर्क for a specific number of hours like 9 to 5 job, or does the company tell you a problem and you have to solve it into no matter how much time it takes? भाई जब आपका फैंग में इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ना, फिर इसी में से क्वेश्चन पूछते रहिएगा। दीज क्वेश्चंस आर वेस्ट ऑफ टाइम। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक बंदे ने ओलंपिक्स में जाना ना हो और वो किसी ओलंपियन से ये पूछे कि अच्छा जब आप दौड़ते हैं तो उससे पहले हेलो हाई करते हैं, दूसरे एथलीट्स देखते ही नहीं। तो ये होते हैं कि आप जस्ट हेलुसिनेट कर रहे हैं, सिचुएशन को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन की तैयारी में कर रहे हैं। तो प्लीज फोकस करें उन क्वेश्चन पे कि फैंग के अंदर जाना कैसे है। तो आई वुड अवॉइड टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल में ये वेस्ट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट करने की क्वेश्चन। सर चैट में ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू ओपन अप योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चंस। बिल्कुल जी, बिल्कुल सवाल करें। और सवाल आपका बेशक इनअप्रोप्रिएट भी हो, उस पर मैं कमेंट भी दूंगा। क्वेश्चन ठीक नहीं है तो उससे एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि मैं सोच सही किया था। तो आस्किंग क्वेश्चन इज ऑलवेज हेल्पफुल इन कैरियर। सर एक क्वेश्चन है कि सर डीएसए के अलावा फैंग में क्या रिक्वायर्ड है? उसके अलावा सिस्टम डिजाइन रिक्वायर्ड होता है। सिस्टम डिजाइन की तैयारी हो जाती है तकरीबन 1-2 हफ्ते में। जो डीएसए है उसके लिए लग जाता है टाइम 6 महीने साल, अगर आप सीएसएस की तरह दिन में 12 घंटे तैयारी करते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ रोज 1 घंटा आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट 6 सेमेस्टर में आपको लीड कोड फोकस करना चाहिए। तो सिस्टम डिजाइन सबसे आखिर में रखना चाहिए, वो जल्दी तैयार हो जाता है। सर एक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सर काइंडली मास्टर्स थीसिस के लिए गाइड कर दें।
मास्टर थीसिस के लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि मास्टर थीसिस पे बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। अगर पाकिस्तान में है तो हर महीने आप हैकाथॉन में जाएं, फिर किसी भी हैकाथॉन का एक प्रोजेक्ट पकड़ें, उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, मास्टर थीसिस कर दें। तो मास्टर थीसिस आपका 1 से 2 वीक में हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन जो बाकी टाइम में कैसे हो जाए, तो बाकी टाइम में भाई लीड कोड की तैयारी करें ताकि आप टाइम के लिए तैयार हैं, अच्छी कंपनी के लिए तैयार हैं इंटरव्यू के लिए। तो दिस इज हाउ आई रिकमेंड टू सेव टाइम। सर नेक्स्ट जुबैर क्वेश्चन अगर है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे इस थीसिस जी वाली जी चीज सर। में? यस सर। सर ये थीसिस वाली चीज के अंदर मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि मैंने जब अपना हैकाथॉन का अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट किया था तो मैंने उसके ऊपर 6 मंथ ज़ाया नहीं किए थे। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने हैकाथॉन्स में जाना शुरू किया था और कंसिस्टेंटली आई वेंट टू ओवर 20 हैकाथॉन्स, जिससे मेरे पास 20 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ गए अपने रेज्यूमे में ऐड करने के लिए, 20 डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आ गए एंड आई गॉट 20 डिफरेंट कनेक्शंस जिनसे मैं LOR ले सकता हूँ अपनी जो नेक्स्ट जर्नी है उसके लिए, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे आई गॉट अ प्रोजेक्ट जिसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई एंड आई वाज 100% एक्सेप्टेड बाय माय यूनिवर्सिटी टू सबमिट दैट एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। जो लोग 6 मंथ्स लगा के बनाते हैं और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, जबकि मेरा प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टफुल भी था एंड इट वाज क्रिएटेड इन 3-day हैकाथॉन। तो जस्ट इमेजिन आपने 3 इंटरनेशनल टीम को बुलाया, काम सारा उनसे करवा लिया, तो आपको पता भी लगेगा काम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, और टाइम भी बचेगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल वी अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर प्रिपेयरिंग फैंग इंटरव्यू और वी कैन अप्लाई नाउ? भाई अगर आप बगैर तैयारी के प्रोफेसर को ईमेल भेजेंगे ना तो प्रोफेसर सपोज अगर यूनिवर्सिटी से 2 बंदे आते हैं, उनका सीवी बड़ा जबरदस्त है, प्रोफेसर इंटरव्यू तो दोनों बंदे असल में नील निकलते हैं। प्रोफेसर दोबारा उस यूनिवर्सिटी से सीवी का इंटरव्यू नहीं करेगा, कहेगा यार ये लोग ना ब्लफ करते हैं, झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, अब तक कुछ नहीं। कॉलेज से पहले आप ये तो बताएं जिन्हें तो ला सकते हैं हमारे कैरियर सर्विसेज के ग्रुप में, वहाँ से भी रिव्यू करूँ और पूछें तो भाई मैं स्कॉलरशिप के लिए रेडी हूँ, अगर नहीं रेडी तो फिर अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप फिल्टर हो जाएंगे, फिल्टर नहीं होगा आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे। प्रोफेसर को 3 मिनट में पता चल जाएगा तो बंदा फिर काम करेगा। तो अगेन आसमान पे कोशिश करें चांद बने कि बाकी सारे छुप जाएं या सूरज बने। अगर आप इफ़ यू आर जस्ट अनदर स्टार, इफ़ यू आर जस्ट अनदर कैंडिडेट, तो फिर भाई अमेरिका से बहुत कैंडिडेट होते हैं, यूरोप से, इंडिया से, फिर कोई बंदा आप इसमें रखेगा। यूनिवर्सिटीज रिनाउंड है, प्रोफेशनल उन यूनिवर्सिटी के बंदों के साथ पहले काम करता है, प्रोफेसर को बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि स्टूडेंट कैसे होते हैं। सर एक और क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर, जिन स्टूडेंट ने अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है और उनके पास 4 साल हैं ऑलमोस्ट, तो वो स्टूडेंट कौन सा रोड मैप फॉलो करें? अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिल जाए तो मैं रोजाना हाईकोर्ट गुरु पे 1 घंटे के लिए आऊँगा और बाकी कोई घंटा नहीं। जिस दिन मैं फ्रेश होऊंगा उस दिन मैं हाईकोर्ट गुरु की क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा, जिस दिन फ्रेश नहीं होगा उस दिन दूसरों को देख लूंगा चाय पीते हुए ये क्या कर रहे हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली 4 साल के अंदर पे तैयार रहूंगा इंटरनेशनल। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखें एक्स्ट्रा वर्क से बंदा थकता है, एक्स्ट्रा वर्क से सक्सेस का काम नहीं करता मुझसे। रातों को जागने का कोई फायदा नहीं, उल्टा आप काम में मेमोरी इंटैक्ट होती है और आपका चांस कम होता जाता है। वर्किंग होते हैं लाइफ में, उनमें से 90% आप फेल हो जाते हैं, वो जोर सही है। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? Sir, I could Guru tell us that we should get one LOR from our university professor. What should we look at during deciding which professor we should get the LOR from? What criteria should we look at?
बस मुनासिब प्रोफेसर हो, PhD मोस्ट प्रोबेबली फॉरेंस, और आप अच्छा लेटर दीजिए। लेटर मीन जिसमें कंटेंट हो, उसमें की ऐसी बातें की जाए जो प्रूफ हो कि आप हार्ड वर्किंग है। एडजेक्टिव यूज ना कीजिए, पैसे हार्ड वर्किंग, ये वो चीजें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेक्स्ट हैकाथॉन, सॉरी व्हेन इज नेक्स्ट हैकाथॉन? जी, इसका आंसर आप दीजिए। आप आपके साथ उबैद ने ये वेबसाइट शेयर कर दी है www.icodeguru। आप इसके ऊपर जाकर रजिस्टर करें और आपको एक मेल आ चुकी होगी क्योंकि आप लास्ट वेबिनार में भी थे। तो आप स्लैक ज्वाइन करें, वहाँ पे हम हर मंथ में इस साल 2 हैकाथॉन्स अनाउंस कर रहे हैं जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सिर्फ हैकाथॉन्स नहीं अनाउंस कर रहे, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए स्पेसिफिक वर्कशॉप भी रख रहे होते हैं ताकि जो स्टूडेंट बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए थोड़ी सी गाइडेंस हो सके और वो जो टूल्स हैकाथॉन में यूज़ करने हैं उनसे थोड़ा सा फेमिलियर हो सके हैकाथॉन में जाने से पहले। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, अगर मेरा सवाल पहले आंसर किया गया हो तो प्लीज़ डोंट माइंड। सर मैंने MSCS कर लिया है मगर मुझे प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं आता। अभी फर्स्ट टाइम सिलानी का साथ बोर्ड में एडमिशन लिया है और कोडिंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे अपना रोड मैप ही पता नहीं है कि मैं आगे क्या करूँ। इसका आंसर आप खुद ही दे दें, फॉर वेबिनार। यस सर, ये मैंने आपके साथ चैट में 4 वेबिनार्स दे दिए हैं। आप ये डॉक्टर जफर शाहिद के वेबिनार्स हैं, आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। डॉक्टर जफर शाहिद के वेबिनार्स के अंदर आपको सिर्फ इतनी गाइडलाइंस नहीं मिलेंगी कि आपने कोडिंग किस तरह से करनी है, बल्कि ये भी गाइडलाइन मिलेगी कि आपने जो कोडिंग करके आगे किस तरह से US के अंदर जाके फैंग जैसी बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब क्रैक करनी है। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबिनार, फ्यू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबिनार जो डॉक्टर जफर शाहिद ने दिए हैं। सो कोशिश करें कि आप इनसे ज़रूर गो थ्रू करें एंड यू विल हैव द रोड मैप। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन चैट। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो एक कोशिश करें क्वेश्चन है, माइक। एक क्वेश्चन है यस सर। चैट में, फैंग क्या चीज है, इसका कोई आंसर देगा? सर मैं ये आंसर दे देता हूँ। जी उबैद आप दे दें। फैंग एक एब्रिवेशन है फेसबुक, amazon, गूगल और नेटफ्लिक्स के लिए, लेकिन दुनिया की टॉप कंपनीज के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। अगर आप मुझे देखना हो तो कुछ टेक्निकली इतना आता है, आप ये देखने के फैंग। अगर आपने ये देखना हो कुछ कंट्री फाइनेंशियली कितना अच्छा है, तो आप देख लें कि उसमें उसके फैंग में कितने हैं। तो फैंग के पास दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत इस वक्त फैंग के पास है। तो अगर कोई कंट्री फैंग में नहीं है तो देयर कंट्री कैन नॉट सर्वाइव इकोनॉमिकली। और यही चीज पाकिस्तान के साथ हो रही है। पाकिस्तान के जितने फैंग में लोग होने चाहिए उससे कम से कम 100 गुना कम है। तो जो दुनिया की अच्छी टेक्निकल कंपनीज हैं उनमें हमारे लोग कम है बहुत ज़्यादा। और जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि सिर्फ अमेजोन में 21 लाख इंजीनियर हैं, जिनमें पाकिस्तानी को 400 कुछ हैं। तो इसलिए जब भी डिस्कशन होगी कंट्री के सर्वाइवल की, फाइनेंशियल सर्वाइवल की, तो डिस्कशन आएगी कि क्या फैंग में अपने नंबर कैसे पूरे करें। तो इसलिए हम फोकस फैंग पे करते हैं। और फैंग की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो तकरीबन 60-70 लाख के पाकिस्तान में होती है। तो और इसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत आसान है। और मैंने 2015 से मैं फैंग के लिए लोगों को ट्रेन करता हूँ, तो मैंने तकरीबन 3-4 हज़ार लोगों को ट्रेन किया जो सब इन कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आई हैव वेरी गुड आइडिया। और पाकिस्तान में हमने आईकोड गुरु 2019 में इसी पर्पज के लिए स्टार्ट किया था। तो हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह जो अमेरिका आए हैं, दे हैव डन वंडर्स। ठीक है, उन उसमें से सब ने मास्टर में टॉप पोजीशन ली हैं, मोस्टली ने टॉप की अपने प्रोग्राम में। और भी हमारा पहला स्टूडेंट जो है वो फैंग लेवल की कंपनी में 2.5 लाख की उसने ज्वाइन की, $2.5 कर लिया। आई होप इट क्लैरिफाइज द इम्पोर्टेंट।
The next question. सर चैट में रिपीटेड क्वेश्चन है कि सर फैंग की प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए, कैन यू शेयर रोड मैप स्टेप बाय स्टेप? जी, मैंने आपके साथ सर डॉक्टर जफर शाहिद के वेबिनार शेयर कर दिए। इन वेबिनार्स के अंदर वो सारी गाइडलाइन हैं जो आपको फ्रॉम अ बिगिनर टू अ फैंग लेवल इंजीनियर तक गाइड कर देंगी कि आपने किस तरह से कोडिंग से स्टार्ट करना है, किस तरह इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन करना है फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, और किस तरह इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू ओपन योर माइक एंड आस्क क्वेश्चंस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन इन चैट। अगर किसी और का कोई जी क्वेश्चन है किसी तो और प्लीज। कोई हाँ कमेंट सर है क्वेश्चन है तो खुल के पूछें भाई। दिस इज द सर टाइम। मैं अगर आप एक दफा फिर से कंफर्म करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर आप अनॉय नहीं हुए तो बस ये क्या है, फॉर अ नॉन सीएस बैकग्राउंड पर्सन लाइक मी, मेरा जो है मार्केटिंग की डिग्री है पहले मोनाश यूनिवर्सिटी से, तो मेरे लिए वही बेहतर यही है कि भाई पहले एमएससी करना चाहिए मुझे, आप कह रहे हैं यूएस आके ना, पहले मतलब प्रेपरेशन करके यहाँ पे लीड की और सारा उसमें स्ट्रांग होने के बाद, एक पाइथन लैंग्वेज में स्ट्रांग होने के बाद फिर वहां पे आके सीएस में मास्टर्स कर लेना चाहिए। जी पहले तो आपको ये बात ख्याल रखना चाहिए कि आपने मार्केटिंग को नहीं छोड़ना। दिस इज योर कम्पेटिटिव एज। तो आप फिनटेक कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। दे आर द वर्ल्ड टॉप कंपनीज आल्सो, जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बनाती हैं। जिस तरह अभी दुनिया में बैंक हैं जिनमें एक भी एम्प्लॉय नहीं है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आप जो आसान तरीका है वो यही है कि आप मास्टर कर लें। और अगर आप कोई MBA IT जैसा प्रोग्राम कर लेते हैं जो आपसे ज़्यादा रेलिवेंट हो, तो दैट माइट बी मोर हेल्पफुल। और अपने आप को आप फाइनेंशियल, जी MBA IT वगैरह। बट ऑब्वियसली बेस्ड इन यूएस आके ना। आपको सही सही सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं अनॉय बिल्कुल नहीं होता, मैं अपनी टोन हार्श करता हूँ, वो ये बताने के लिए कि ये बात कितनी सीरियस है। सही है। आई एम वेरी कूल टेम्पर्ड पर्सन। जी बिल्कुल बिल्कुल, लाइकवाइज, थैंक यू। हाँ तो वो जो है, लेकिन कई दफा ये होता है कि आप किसी को वैसे कहें ना कि मुनासिब नहीं है, तो उसे फील नहीं होता कि कितनी बहुत। तो इसलिए मैं स्टूडेंट के साथ बड़ा फिर क्लियरली टोन हार्श करता हूँ, उन्हें पता चले कि दिस इज सीरियस स्टफ, दिस इज नॉट जस्ट अ गुड टू हैव, दिस इज मैंडेटरी। ये फीलिंग देने के लिए, राइट। तो अच्छा सर, मुझे अब अपनी फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली सीएस के लिए वो लोग यूजली अगर एमएस होता है यूएस में, तो वो लोग भी प्री रेक्विजिट में तो वो आपसे या फिर वो सीएस वाला बैचलर्स मांगते हैं या फिर कोई मैथ या स्टेम रिलेटेड बैचलर्स मांगते हैं। तो अब सिंस मेरा तो वो बैचलर नहीं होगा, तो आई थिंक वो थोड़ा सा मुश्किल मेरी एप्लीकेशन होगी सीएस वाली एमएस नहीं करने नहीं की। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी मुश्किल, डोंट वरी अबाउट दैट। आप कोर्सेरा से एक दो आप हैकाथॉन में रेगुलरली कोर्सेरा से कुछ आर्टिकल लिख दें डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, दैट्स ऑल यू नो। सही है। और यूनिवर्सिटियाँ यूएस में बेशुमार है, उन यूनिवर्सिटीज को इग्नोर करें जो आपसे लंबी लंबी प्रीरेक्विजिट लिस्ट देखें। सही सही सही, उन ठीक है। यूनिवर्सिटीज को फोकस करें जो कोई लिस्ट में देते हैं, राइट। ठीक जिससे है हमारे ठीक एक स्टूडेंट को वो MSc मैथ थी, तो एक यूनिवर्सिटी ने कहा कि जी आप तो पहले MSc कंप्यूटर साइंस करें।
आपको फंडिंग कोई नहीं मिलेगी। दूसरी यूनिवर्सिटी ने उन्हें ना सिर्फ फंडिंग दी बल्कि उन्हें जो पहली टीएशिप दी वो भी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की थी। तो इट वेरीज अ लॉट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो जी किसी और क्वेश्चन, कोई फीडबैक? सर जिस तरह जवाब का एक क्वेश्चन है कि लाइक मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है एमबीए, उसके बाद एक और मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो इसी तरह सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक मेरा बैचलर में जीपीए लाइक 2 से 3 से नीचे था, तो मास्टर्स मैंने किया नस से तो 3 से अबव था, 3.5 अबव था। तो इसी की बेस के ऊपर अगर मैं एक और मास्टर्स करना चाहूँ जो कि मतलब एआई के अंदर हो, अभी मेरा एनर्जी के अंदर है, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब क्योंकि आपको एक दफ़ा मैंने कहते हुए सुना था कि लाइक जब भी आप अप्रोच करें प्रोफेसर को, यू कैन से कि आई एम नॉट गोइंग फॉर पीएचडी, आई वांट टू कम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। तो कैन यू एलैबोरेट दिस पॉइंट? क्या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट स्टडीज होती है ये। पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट की होती है, और जो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है अंडरग्रेड कहते हैं इंटरनेशनल, ग्रेजुएट नहीं कहते, राइट। तो हाँ आप बिल्कुल जनरलाइज कर सकते हैं, आप राइट ट्रैक पे हैं, तो आपको एमएस नेक्स्ट के एमएस से भी होगी। तो बाकी आप ये तैयारी कर रहे हैं कि जब आप अमेरिका आए तो आप टाइम का इंटरव्यू क्लियर कर सकें। अमेरिका आके आपके पास टाइम नहीं होगा। राइट सर। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक एक मास्टर्स की बेस के ऊपर मैं पीएचडी नहीं करना चाह रहा, तो क्या मैं एक और मास्टर्स कर सकता हूँ? क्योंकि बैचलर की बेस के ऊपर मेरा जीपीए इस मास्टर की बेस पे पीएचडी हो ही नहीं सकती, ये आपको क्लियर होना चाहिए बात। पाकिस्तान में आप जो मर्जी कर लें, आप अमेरिका में डायरेक्ट पीएचडी ना तो मिलेगी, और मिले भी सही तो करनी नहीं चाहिए। उसके लिए पहले कोर्स 2 साल का, 2 साल एजुकेशन में कुछ लोग इसमें आपने 5 साल लगाने 5 साल में से पहले 2 साल कोर्स वर्क होता है और अगले 3 साल रिसर्च होती है। अगर आपने यूएस में कोर्स वर्क लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी स्किप कर दी, आपने भी स्किप कर दी, तो आई विल नॉट बी कंफर्टेबल इंटरव्यू में, आपका इंटरव्यू ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आपको आता कुछ नहीं। तो जो बंदे को चीज पढ़ा लिखा बनाती है वो पीएचडी कोर्स वर्क होता है, जिसे हम अमेरिका का मास्टर कहते हैं। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये फर्क 19-20 का नहीं, 10-20 का फर्क है, ठीक है। तो ये बात मैं पहले भी कही थी, दोबारा इसलिए पता है। जी नेक्स्ट। सर एक चैट में क्वेश्चन है, सर आई हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर uni admission and get admission in good uni of Pakistan, NUST, etc. Should I go to average university instead and be consistent on iCode Guru instead in that time? मेरा ख्याल आपकी पोजीशन ये है कि शायद एवरेज यूनिवर्सिटी में वर्कलोड कम होता है, तो मेरा ख्याल वैसा नहीं, हर यूनिवर्सिटी में वर्कलोड तकरीबन इक्वली होता है, 19-20 का फर्क होता है। तो लेकिन अगर आप फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट हैं तो हाँ फिर आपको, और आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है और आपकी फैमिली सफ़र करती है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कुछ यूनिवर्सिटी में चले जाएं जिसमें आप घर से जा सकते हैं। अगर उतने भी पैसे नहीं है तो फिर बेशक वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लगे और घर बैठ के तैयारी करें। फिर सिर्फ तो अभी टाइम ज्वाइन कर रहा है तो वो वर्चुअली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे ना जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे यानी कि बिल्कुल सी क्लास, यानी कि वो जैसे आपने एक दफ़ा कैटेगरीज बनाई थी, पाकिस्तान में 3 कैटेगरीज है, फिर उनके लिहाज से भी आगे 3 कैटेगरीज के पीपल है।
तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं यानी कि स्टूडेंट्स, तो वो अपनी ना यूनिवर्सिटी लेवल की 40-50 हज़ार सेमेस्टर की फीस पे नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना चाहिए? यानी कि पार्ट टाइम जैसे कि वो ट्यूशन वगैरह टीचर्स टीचिंग करते हैं या कहीं शॉप वगैरह पे काम करते हैं। नहीं, उनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, और अगर आप अपनी डिग्री को ऐसी जॉब करके पार्ट टाइम बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, तो याद रखें कि कैरियर भी आपको पार्ट टाइम ट्रीट करेगा, फिर आपको डिग्री की क्वालिटी अच्छी होगा इंटरव्यू के लिए। आई वुड सजेस्ट के पार्ट टाइम जॉब और फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करो अगर आपने कैरियर अच्छा बनाना है। और हाँ, यूनिवर्सिटी कर लो, यूनिवर्सिटी फीस नॉमिनल से फीस होती है। जी सर। कुछ ऐसे जॉब भी कोडिंग से रिलेटेड ही, लेकिन वो आपकी वजह इंटरनेट की फीस वगैरह बचे। सर लेकिन आपकी आवाज में ना थोड़ा सा वो इटरेशन सही तरह आ नहीं थी, डिस्ट्रिक्शन थी। जी जुबैर, आप मेरा आंसर रिपीट करेंगे? सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही थी, लेकिन जो आपका फर्स्ट हाफ था वो मैं रिपीट कर देता हूँ। डॉक्टर जफर सर ने ये बोला है कि अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपको इजाज़त नहीं देते कि अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, सो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आई कोड गुरु का जो पहला स्टूडेंट यूएस से आया था, ही वाज फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी, एंड उसकी इस टाइम पे अमेरिका में $2.5 लाख की जॉब लगी है। सो विच मेक्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट कि अगर आप सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से हैं और आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, समझा। Sir, next question है, sir, I have done MPhil in soil science and track. Should I follow like in master admission? Which field should I choose? Regular, related to CS or agriculture? आजकल मेरे ख्याल में जो फंडिंग आ रही है वो आ रही है यूज ऑफ एआई टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। कोडिंग सीखें, एआई सीखें, और फिर एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट करें कि भाई क्या एग्रीकल्चर सर की मैं आवाज मेरे ख्याल थोड़ी क्लियर नहीं थी, लेकिन डॉक्टर जफर यही कह रहे थे कि आप उन चीजों पे फोकस करें जिसमें एआई यूज हो रही है, राइट? एप्लीकेशन ऑफ एआई। जैसे अगर मैंने भी बायोटेक में कुछ करना है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ करना है, तो मुझे ऐसी फील्ड्स, ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चुनने चाहिए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का कोई रोल है। और ये चूंकि बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही कह आपकी रहा था कि आवाज नहीं थोड़ी कट गई थी सर, मैं रिपीट कर रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही थे। अच्छा, मैं तो ये आप कह रहा ठीक था है सर, कि आप यूज ऑफ एआई फॉर सॉइल साइंसेज या एग्रीकल्चर, तो रहें एग्रीकल्चर की डोमेन में, लेकिन आपको एआई आनी चाहिए, तो देन यू विल बी मोर प्रीशियस देन गोल्ड। देखें, अगर आप सीएस की डोमेन में आ जाते हैं पूरे के पूरे, फिर तो भाई लाखों सीएस ग्रेजुएट बैठे हैं जिनसे आपको कम्पीट करना पड़ेगा। तो आप अपने डोमेन में रहें, लेकिन एआई साथ सीख लें। तो इस वजह दुनिया में सारी की सारी फंडिंग आ रही है वो एआई की आ रही है, बेशक केमिस्ट्री की लैब हो, बायो की लैब हो, कोई और लैब हो, तो आप एआई सीख लें अपने डोमेन के साथ और फिर अपने डोमेन में आए। तो और गूगल ऐसे बंदों को जॉब भी देता है, गूगल, एप्पल वगैरह। जी नेक्स्ट। Sir, next question है, what type of computer should I buy for programming and CS? What specs should I have as I don't have a computer background? ये आप स्लैक पे पूछें क्वेश्चन, तो आपको मॉडरेटर आंसर दे देंगे। आप आपकी रिक्वायरमेंट्स पूछ लो, तो आप अगर आईकोड गुरु के स्लैक पे हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन पाएंगे।
इसी तरह एक क्वेश्चन है कि मुझे कौन सी अंडर ग्रेड में कौन सी डिग्री करनी चाहिए, तो ये भी आप हमारे कैरियर सर्विसेज चैनल में है तो वहाँ पूछ लें तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि वो अब चूंकि जी सर। ज्यादातर चीजें क्लाउड पे होती हैं, या तो वो पहले हमें वाकई बड़ी अच्छी कंप्यूटर की स्पीड चाहिए होती थी क्योंकि हम कंप्यूटर पे चीजें रन करते थे, राइट। अब तो जिस तरह आप लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करें वो आपके कंप्यूटर पे रन नहीं हो रहे, तो अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपका इंटरनेट सही चलना चाहिए, तो चीजें मतलब कोई भी नॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा पैसे ना लगाएं। अगर आप फर्स्ट कंप्यूटर ले रहे हैं तो नॉर्मल कंप्यूटर लें और नॉर्मल हाँ, मेरे लैपटॉप में ख्याल इट में शुड वर्क। 30,000 वाला लैपटॉप आपके लिए काम कर लेना चाहिए। कोशिश करें i5 हो, i3 ना हो, कम से कम i5 हो और इसमें SSD लगी हो 256 GB रैम के साथ, तो दैट शुड बी वर्क प्रॉपर्ली, दैट शुड बी गुड फॉर मोस्ट ऑफ दैट। बिल्कुल। और मैंने ना जिंदगी में एक चीज देखी है कि जब आप चीज लेने जाए ना, तो मतलब मैं हमेशा सबसे नई चीज उठाता हूँ, राइट। उसका एक एडवांटेज है क्योंकि उसमें नई टेक्नोलॉजी है, नई चीजें हैं, लेकिन बेहतर स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप एक पुराना मॉडल उठाएं। जो नया मॉडल है ना, वो हमेशा उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा होता है जो जो पैसे जाया करना चाहते हैं, राइट। तो जिस तरह कोई नया फोन आता है ना, आप उससे 1 साल पहले वाला फोन ले लें, उसकी प्राइसेस गिर जाती हैं और बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता 1 साल पहले वाले में और आज के में। तो ये एक टिप है, थोड़ा सा 1-2 साल पुरानी चीज ले लें, तो वो उससे आपको वो सस्ती मिल जाएगी, लेकिन बहुत पहले ना चले जाएं क्योंकि वो फिर टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही होती हैं। तो ये है। चलें, थैंक यू। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? ये इसका लग रहा है और क्वेश्चन है तो टू द होस्ट। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच डॉक्टर जफर शाहिद एंड डॉक्टर रिजवान। आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला एंड काफ़ी देर से आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे। सलीम, आपके साथ लिंक शेयर कर दिया गया है, आप www.icodeguru पे जाएं और वहाँ पे आप रजिस्टर कर लें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप आईकोड गुरु के स्लैक पे पूछ सकते हैं, मॉडरेटर्स आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीक मिलते हैं सेम टाइम पे 9 PM पे विद अनदर वेबिनार। अल्लाह हाफिज।